अपना दोस्त है कुणाल कामरा, वो तो हम्म। काफी तफरी लेता है अर्नब गोस्वामी की। वो तो जहाजों में भी ले बट लेता है ना। हमारे यहाँ तो जो पिक्चर आई थी वो थी 50 शेड्स ऑफ ग्रे। पाकिस्तान में 500 शेड कहाँ से, और ये बॉम्ब गिराना आसान है पर वीजा मिलना मुश्किल है। मेरी भलाई इसमें अगर इस पर डिपेंडेंट हो जाए कि कराची में शहजाद का अगर भला होगा तो उससे मेरा भी भला होगा। लेकिन जिस जब वो अरेस्ट हुआ था उसने तो बोला ही नहीं था जो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। पिछले कुछ महीनों से आप लोगों ने फरमाइश कर करके आप लोगों के मुंह थक गए हैं। आखिरकार वो शाकार जिसका इंतजार था, इंतहा हो गई इंतजार की। ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं। संजय रजोड़ा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन इस बात का यकीन ना रखें कि हम बेवफा नहीं है। बेवफाई एक टैलेंट है। ये टैलेंट तो का आपने कभी मुजाहिरा किया है? नहीं, पहले उतने यकीन में तो ले लूं ना कि धक्का लगे जब बेवफाई करूं। मैंने नहीं किया वैसे। मैं काफी माशाल्लाह वफादार रहा हूँ अपनी जिंदगी में। वो अलग बात है कि मैंने हाँ, वफा का वादा किसी से किया नहीं, तो वो बेवफाई में काउंट नहीं होगा। टेक्निकलिटी नहीं में होगा। जीत जाता हूं मैं। बिल्कुल काउंट नहीं होगा। और बताएं कैसे हैं आप। जबरदस्त सर, जबरदस्त। आपके दोस्त लाहौर में हम मिलकर आए, आपका जिक्र आया अली आफ्ताब के हम्म। घर पर, तो उन्होंने सलाम अरे भेजा वाह। आपको। जी जी, उनको भी मेरा सलाम। बहुत अच्छा दोस्त है अपना वो। आप क्या बना रहे आप हो, अली अली के साथ कुछ कर रहे हो। ये बातें पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। नहीं सर, कोशिश कर रहे हैं। आजकल जो जो बुला ले, नौकरी की तलाश में है, तो हर जगह जा जा के पायलट्स बना रहे हैं कि कोई हमें कुछ तो काम दे दे। आजकल दिहाड़ी की तलाश में है हम लोग। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलिए सर। जी क्या सर। क्या आपके सवाल आते हैं, करिए ग्रिल हमको। सर ग्रिल नहीं, मैंने अभी आपका आर्टिकल पढ़ा, वहीं से शुरू करते हैं। एक कॉकरोच की हम्म, तस्वीर थी तो मुझे लगा अर्नब गोस्वामी के ऊपर होगा, लेकिन आपने तो कॉमिक्स के हम्म। ऊपर लिख दिया। तो मुझे बताएं, ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही क्यों डरते हैं इतने कॉमेडियन से? डरना क्या सर। हम लोगों के यहाँ जिस किस्म के, एक तो बड़े रीसेंट आजाद मुल्क हैं, मतलब इतना कोई टाइम नहीं हुआ है। पाकिस्तान तो बना ही 47 में, और अब इंडिया को भी बना ही मान लो ना 47 में। उस वक्त आजादी जब हम्म। मिली हमको अंग्रेज से, तो हमारे मुल्कों के पास कुछ तो था नहीं। तो जो इट टेक्स टाइम फॉर द इम्पीरियलिस्टिक मेंटेलिटी टू गेट अवे। अभी भी हमारे मुल्कों की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हैं ना अवाम की, वो यही है कि एक साहब उनकी साइकी में है कि देयर हैज टू बी ए साहब जिसकी हमें गुलामी करनी है। और साहब जो है क्रिटिसिज्म से परे है। आप देखेंगे कितने, अगर आप इमरान खान के बारे में कुछ जोक बनाने लग हम्म। जाएं तो पीटीआई के ट्रोल्स आके बैंड बजाते हैं, है ना। मेरी तो इधर भी रोज वही बजाते हाल है। हैं। हाँ, तो इधर भी वही हाल है। तो कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में आप कुछ बोलोगे। अब मजाक एक जिंदगी जीने का एक तरीका है। मतलब मजाक ही नहीं होगा तो फिर हम सिर्फ सबके सब शमशानों और कब्रिस्तानों में रहने लग जाएंगे ना। और हम हमारे हमारे कंट्रीज में प्रॉब्लम ये है कि देर इज टू मच एम्फोसिस ऑन द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट। ओहदों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। फैमिली के अंदर भी ओहदे होते हैं, जैसे कि भी बाप है, कोई कोई ताया है, कोई कोई घर का बुजुर्ग है, उसकी आपने रेस्पेक्ट करनी है। उसका मजाक नहीं बनाना है, उसको चैलेंज नहीं करना है, उससे सवाल जवाब नहीं करने ज्यादा। और वही एक्सटेंशन, उसी थॉट का एक्सटेंशन हो जाता है फिर बाद में गवर्नमेंट्स के ऊपर, स्टेट हेड्स के ऊपर, कि भाई इनको आप सवाल नहीं उठा सकते। बेसिकली जो जो हमारे मुआशरों का जो एक वीक स्पॉट ही मैं बोलूंगा कि वी आर टू, हम इतने ज्यादा इस रेस्पेक्ट के कल्चर में घुसे हुए हैं ना कि सवाल जवाब करना हमारे यहाँ बदतमीजी माना। और ह्यूमर का जो जो असली में ह्यूमर होता है इस तरह के निजाम जैसे हमारे यहाँ है, ह्यूमर का यही काम होता है। जर्नलिज्म का भी यही काम होता है, पर जर्नलिज्म तो ये कर नहीं रहा। हम हमारे यहाँ तो खास तौर पे नहीं कर रहा। ठीक है। ह्यूमर का तो, सटायर का यही काम होता है कि वो पंचअप करके पावरफुल को अकाउंटेबल, उसको अकाउंटेबल बनाए, उससे सवाल पूछे, उससे जवाब मांगे, और उससे ये, और अगर वो बेकार की बात करे, बेवकूफी की बात करे, तो उसकी तफरी भी बनाए। और अब से थोड़ी हो रहा है, तो पहले से हम्म। होता आ रहा है। तो हर जगह जो भी जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको हमेशा जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनसे डर लगता है। क्योंकि
ह्यूमर से डील करने का, मैंने उस आर्टिकल में भी लिखा है, ह्यूमर से डील करने का इन अथॉरिटेरियंस के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। अगर आप एक्टिविस्ट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप सड़क पे मोर्चा निकाल रहे हैं, आप नारेबाजी कर रहे हैं, तो उसको टैकल करने का तरीका इनको पता है। पुलिस भेज दो और मुकदमे लगा दो, जेलों में भर दो। लेकिन जो ह्यूमरिस्ट है, जो सटायरिस्ट है, या जो कॉमिक है, उसको कैसे टैकल करना है ये पता नहीं है इनको। और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आपसे भी कभी बात होती है तो मैं बोला कि 1980s में जो पाकिस्तान में जो सटायर, जो आर्ट, सटायर की जो आर्ट है जो निकली है, वो इंस्पाइट ऑफ जियाज रजीम, उस रजीम के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा फ्लरिश करी है। ठीक है, और क्योंकि जिया के पास भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं था कि इसको टैकल कैसे करना है। और यही सटायर की पावर है कि सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती। दैट्स व्हाई द पावर्स इन आवर कंट्रीज, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ह्यूमरिस्ट से डरता है। पर मेरा आर्गुमेंट यही है कि कुछ भी कर लो, ह्यूमरिस्ट को आप दबा नहीं सकते, वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता है तफरी मारने का। ये था। जिस तरह अली भी मेरे बारे में कहता है कि मेरा फलसफा है कि जान जाए पर जुमला ना जाए। ये हाँ। जियाउल हक के बाद भी कोई पीटीवी के राइटर है, उन्होंने कहानी सुनाई थी कि नवाज शरीफ के टाइम पे उन्होंने एक कोई कैरेक्टर बनाया था जो घर में बुद्धू सा था, तो उनको नवाज शरीफ हम्म। ने बुला लिया। हम्म। उन्होंने आगे से इनकार कर दिया कि नहीं, ये कैरेक्टर तो आपके ऊपर है ही नहीं। अब नवाज शरीफ भी हम्म। फंस गए कि या तो वो बोले हम्म। कि जो बुद्धू कैरेक्टर है ये मैं हूँ क्योंकि मैं गधा हूँ, या तो वो उनको भी समझ में नहीं आया कि मैं बैन करूं कैसे। सो ये जो एक आर्ट है, आई थिंक हाई सैटायर का, कि आजकल तो पाकिस्तान टीवी पे इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, जिस सैटायर के नाम पे जो चीजें बिक्री होती है। आपने अगर जद्दारी किया, नवाज शरीफ या इमरान खान की एनिमेशन बनाकर उनको मुन्नी बदनाम हुई पर नचा दिया, इनसे उनको फर्क नहीं पड़ता ना, उनकी पॉलिटिक्स पे कोई फर्क पड़ता है, जात पे उनको बुरा लगे तो लगे, बट इट रियली डजंट चेंज सोसाइटी, इट रियली डजंट क्वेश्चन देयर पॉलिसीज। तो वो निकल जाता है कि हाँ मजाक भी उड़ गया, वाह वाह, और लोग भी जो देखते हैं उनकी अकल में कोई इजाफा नहीं होता। माय फ्रेंड, यू शुड वॉच इंडियन टीवी चैनल्स देन। इतने पे तो जेल हो जाएगी, इतने पे तो अच्छा, मुकदमे लग जाएंगे हम अगर। आगे हैं। तो हम आगे हैं। आप, हाँ आप वे आर, मतलब इस चीज में तो आप आगे हो। अभी हमारे यहाँ भी आप। एक, आई थिंक 24 को एक 24 न्यूज चैनल है, उसको लीगल नोटिस गया है। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि इमरान खान और शायद जहांगीर तरीन है या परवेज खटक है, वो रोड पे जाके अपनी टिकटें बांट रहे हैं कि खुदा के वास्ते कोई हमारी पार्टी की टिकट ले लो। तो उस पर उनको लीगल नोटिस आ गया कि नहीं भाई, इस तरह का सैटायर नहीं चलेगा। हाँ, तो फिर आप बताओ ना, आप करके बताओ कैसा सटायर चलेगा। बस की आपके है नहीं तो इनको वही बात है ना कि अ, अगर आप नारेबाजी करते हो तो इनको आता है आपको चुप कराना, बंद कराना, कोई भी एक्शन लेना आता है। बट इफ यू राइट कि हम देखेंगे, लिख दिया फैज साहब ने, ठीक है, ठीक है, और वो सुबह कभी तो आएगी, ऐसा कुछ लिख दिया, तो इनको, क्योंकि बाय बाय रूल जो जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनका इंटेलेक्ट थोड़ा ना डिमिनिस्ड ही होता है। किताबें उन्होंने कम पढ़ी होती हैं, उनको दुनिया के बारे में, जो हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। हम्म। तो उनको, जिन लोगों के पास नॉलेज है, क्राफ्ट है, जिन लोगों के पास ये एबिलिटी है कि वो डिस्कोर्स को थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं, उसको एक लेवल तक लेके जा सकते हैं, उनसे लेके उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। एंड दैट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स translates into abhorrence and डर when these people with inferiority complex they come into power। जो वो पावर में आ जाते हैं तो इनका ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये डर में ट्रांसलेट हो जाता है कि हमें पावर से यही लोग हिला सकते हैं और हमारी तफरी बना सकते हैं, बिकॉज दे टेक देमसेल्व्स टू सीरियसली। हम्म। और खुद ही अपने आप को मजाक बनवाते हैं, तो क्या किया जाए। वो बच्चों की किताब है ना, एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, के है तो एम्परर नंगा, कोई उसको बता नहीं रहा हाँ, खौफ में, और ये मस्करा बता ही नहीं है रहा। जो उसको बोलता है भाई सरकार आप नंगे हैं, और उससे वो बर्दाश्त बिल्कुल। नहीं होता क्योंकि बाकी सब तो कहते हैं वाह यार आपकी 56 इंच की छाती है माशाल्लाह। यार अपना नंबर्स अपने वाले लेके आओ, हमारे मत चुराओ।
हमारे वाले तो बेचारे समझ नहीं आता, 69 उनकी उम्र हो गई है, आज भी बाल काले करते हैं, बार बार आते हैं कि भाई मुझे तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब मैं बॉडी शेम नहीं कर रहा, जिसकी मर्जी उसको बाल काले करने हैं, जहाँ के बाल काले करने हैं। लेकिन आप जब इतनी बातें करते हैं कि यार एक पाकिस्तानी मर्द ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और मैं ये हूँ वो हूँ, हीरो हूँ, तो भाई क्यों तू बाल काले कर रहा है यार? मतलब आपने टेंडर ज्वाइन करना है, समझ में आपने करना क्या है? नहीं, वो जो कहावत एक बनी है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो तो इन्हीं भाई साहब पे बनी है मेरे ख्याल से। एंड आई गेस ऑल हिज लाइफ ही वाज वेटिंग टू बी 69, दैट्स हिज नंबर। मुझे और मुझे नहीं लगता, 69, जिस तरह वो मुझे गिविंग लवर नहीं लगते, तो मुझे नहीं लगता 69 उनको कोई ज्यादा नंबर पसंद है। मुझे लगता है वो 99 वाले हैं, 2 मिनट 3 मिनट। आई डोंट थिंक ही इज अ गिविंग लवर। देखो भाई ऐसा है, ज्यादा इस बारे में बात ना करो, पता चला कल को तुम भी और हाँ, रुक जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पे तो बहुत मेहरबान वैसे ही उनका सोशल मीडिया टीम जो है, हर 2 दिन बाद मुझे लगता है आधी तनख्वाह उनको मेरे पीछे पड़ने के लगते हैं। आप पे आ जाते हैं, अर्नब गोस्वामी जो हैं, उनके होते हुए कमेडियंस वैसे टीवी पे आएंगे भी कैसे? जो दो दो फ्लोर के सरीना को 5 फ्लोर बना देते हैं और कहते हैं मुझे पता है हाँ, जनरल ने ऑर्डर भी क्या दिया, ऐसे फ्लोर पे जो फ्लोर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट तो नहीं करते एक हैं। किलर अगर आगे जाए और सामने यमराज हो, तो वो किलर सोचेगा यार मेरी क्या औकात। तो एक कमेडियन जब टीवी देखता है और वो अर्नब को देखता है, तो वो ये नहीं सोचता इंडिया में कि यार इतने बड़े कमेडियन अगर मेन स्ट्रीम टीवी पे आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा यहाँ जाकर। नहीं, वो है ना, एक अपना अपना दोस्त है कुणाल कामरा, वो तो हम्म। काफी तफरी लेता है अर्नब गोस्वामी की। वो तो जहाजों में भी ले बट लेता है ना। हाँ हाँ, वो तो वो कहीं छोड़ता ही नहीं है उसको। अब यही है ना यार कि ये ओवरडोज हो गई है इसकी, मतलब इट हैज स्टॉप बीइंग फनी नाउ। आई मीन इट्स नॉट इवन, ऐसा भी नहीं है कि एक तो रेपिटेटिव है, फुल ऑफ फेक न्यूज है, जिंगोइज्म है, और हेट प्रोपगेशन है। इट हैज नथिंग टू डू विद न्यूज और जर्नलिज्म और फैक्ट्स और एनीथिंग। तो मतलब एक लेवल तक तो आप मतलब कुछ फिल्में होती है ना, वो इतनी बुरी होती हैं कि वो अच्छी लगने लगती हैं। ऐसे बहुत सारी अगर फिल्में वो होती हैं कि इतनी बुरी होती है, हाँ, उनको उनको बैठ के आप देखो, सर पकड़ पे क्या, थोड़ी देर बाद आपको ना उसकी जो एब्सर्डिटी में ही मजा आने लगता है। बट दिस इज नॉट इवन दैट, दिस हैज ट्रांसेंडेड ऑल द बाउंड्रीज ऑफ सिविलिटी और एनी, मतलब कोई भी उसमें शालीनता नाम की चीज है नहीं। तो मैं तो वैसे टेलीविजन देखता नहीं हूँ, तो कामरा को बड़ा शौक है, वो लोगों को बुला बुला के घर में दिखाता है, देखो 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 चल रहा है। मैं आई डोंट वॉच दीज पीपल, बट भरमार हुई हुई है। एंड आई डोंट थिंक they are doing comedy. It's not comedy anymore, it's an agenda which which it seems is working because most of the people उसको जर्नलिस्ट समझते हैं, उसको देखते भी हैं, भुगतेंगे बाद में जाके, बट इट हैज सीज्ड टू बी कॉमिक एनीमोर, क्योंकि अर्नब गोस्वामी कैरिकेचर भी नहीं है अब। मतलब ही हैज गॉन बियॉन्ड इट एंड देयर आर मेनी लाइक हिम। हिंदी में जो है जर्नलिस्ट हैं कुछ यहाँ पे, उनको आप देखोगे तो आप मतलब उनकी प्रोग्राम में आके लोग उनकी बेइज्जती करके चले जाते हैं। एक को प्रोग्राम में एक बंदे ने बोलते मैं तुम्हें बड़वा कहता हूँ। कांग्रेस के लीडर ने आके एक जर्नलिस्ट को ये बोल दिया था कि मैं तुम्हें बड़वा कहता हूँ टीवी पे, कि तुम दल्ले हो। ये लफ्ज सुनते हैं वो। सो इट्स नॉट इवन फनी एनीमोर, इट्स नर्व रैकिंग। मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको अजीब सा एक डिप्रेशन होने लग जाता है। यूजुअली लोग डिप्रेशन के लिए अपनी अपब्रिंगिंग को ब्लेम करते हैं, अपने फैमिली एनवायरनमेंट को ब्लेम करते हैं, अपने किसी पास्ट लवर को ब्लेम करने लग जाते हैं। यहाँ तो ये टीवी खोलो, डिप्रेशन आपके मुंह पे फिकता है इनकी आवाजों में। मेरे ख्याल से वही, जिस तरह 500 शेड्स ऑफ ग्रे टाइप मूवियों में कुछ खातूनों को पसंद है ना कि हमें कोड़े मारे जाएं तो हम एक्साइट होंगे, मेरे ख्याल ये न्यूज कामरा के लिए वो पर्पस अदा करता है कि वो अपने आप को टॉर्चर करने के लिए बार बार वो न्यूज देखता है। सो अक्सर मैंने देखा है जी। हमारे यहाँ तो जो पिक्चर आई थी वो थी 50 शेड्स ऑफ ग्रे। पाकिस्तान में 500 शेड कहाँ से आ मैंने देखी थी है वाकई, इतनी इतनी माइल्ड मूवियां मैं नहीं देखता, तो मुझे नहीं पता गए? 500 है या 50 है। इतने इतनी हल्की नहीं, वो मूवियां तो मैं नहीं देखता। कुछ देखने लायक उसमें है भी नहीं है। मैंने 500 कर दिया उन शेड्स को। बट मैंने अक्सर देखा हाँ है इंडियन मीडिया जैद हामिद की बातें उठाकर इंडिया में चलाता है। जैद हामिद यहाँ पर एक जोक है, उसको कोई नहीं हाँ, सीरियसली आई नो। लेता, इंडिया में बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो क्या अर्नब भी एक्चुअली इंडिया में जोक है और पाकिस्तान में उसको हम ज्यादा लिफ्ट कराते हैं, या वो इंडिया में आपके जैसे लोग नहीं बट नॉर्मल लोग वो वाकई उसको सीरियसली लेते हैं?
देखो शुरू शुरू में जिन लोगों ने लिया होगा लिया, क्योंकि वो अंग्रेजी में बोलता है, एक तो आप अंग्रेजी में अगर आप मुंह से कुछ भी गोबर निकालो तो लोगों को लगेगा भाई पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी में बोल रहा है तो कुछ सही बोल रहा होगा, ठीक है, बट दैट हैज बीन एक्सपोज्ड, ब्लेटेंटली एक्सपोज्ड, और लोग उसको सीरियसली लेते। ये देखो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, आपको भी अर्नब को सीरियसली लेना छोड़ देना चाहिए, आपको भी, और जैद हामिद को भी। यहाँ मतलब मेरे को तो लगता नहीं लोग जानते भी हैं। नहीं नहीं जानते, वो टीवी जो पे बहुत आते हैं वो इंडियन टीवी पे। मैंने तो कोई प्रोग्राम नहीं देखा जिसमें जैद हामिद को बुलाया गया, क्योंकि जैद उसकी हामिद उसकी क्लिपें वो चलाते हैं कि ये देखें पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया और पाकिस्तान का डिफेंस ये कह रहे हैं, और सामने जैद अहमद खड़ा होता है। और वो ना तो डिफेंस है वो, ना वो इंटेलिजेंस। एक टाइम पे वो पेरोल पे था, लेकिन अब उन्होंने भी फायर कर दिया उसको, और कई अब उसको तो काफी अरसा होगा फायर हुए। हाँ हाँ। और वो एक अलग सा वो दिखा। तो ये सब अगर आप क्लासिफिकेशन करें ना, पीपल लाइक गोस्वामीज ऑफ इंडिया एंड जैद हामिद ऑफ पाकिस्तान, दे एक्चुअली आर अ टीम। बेच और रहे वो सेम चीज है। सेम चीज है, पीपल लाइक मी एंड यू एंड जो एक नॉर्मल इंसान है इंडिया का और पाकिस्तान का, दे आर अ टीम। तो ये वाली टीम जो है, इसको भी अब इन लोगों को इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट रीजनल पीस और रीजनल कोऑपरेशन और एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ काम धंधे की बातें करना है, आर्टिस्टिक एक्सचेंज करना, इसी में ही फ्यूचर जनरेशंस की और इस पूरे खित्ते की भलाई है। अलबत्ता अगर हम ये करते रहेंगे कि इधर अर्नब एंड कंपनी के एजेंडा सेट कर रहे हैं, उधर जैद अहमद एंड कंपनी के एजेंडा सेट कर रहे हैं, एंड दैट एजेंडा डिसाइड्स हाउ वी हैव टू गो। बाज दफा होता है ना लोग के भाई गवर्नमेंट्स को प्ली डाल रहे हैं कि भाई वीजा आसान करो, मिलने दो, ये करने दो। अगर गवर्नमेंट के कान पे जू जू नहीं रही है इस मामले से, इस बात से, तो अपनी तरफ से वीजा अप्लाई करते रहो करते रहो, तो मिल जाएगा कभी ना कभी। तो ये थोड़ा सा कंट्रोल अपने हाथ में आवाम को लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से। एंड आसान नहीं है, आसान बिल्कुल भी नहीं है, मुश्किल है। आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी। जैसे कि वो एक हमारे गाने में लाइन थी, बॉम्ब गिराना, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, कि बॉम्ब गिराना आसान है पर वीजा मिलना मुश्किल है। तो वो फ्रस्ट्रेशंस आएंगी, बट थिंग इज कि these people, the important thing to know and understand is these people are in the same team. ये पावर में रह के पावर वालों की ही चापलूसी करेंगे, उन्हीं के ही गुणगान करेंगे, और आवाम से इनका कोई लेना देना है नहीं। इस टीम से जितना अपने आप को डिटैच कर सको सीरियसली मत लो इनको। हम लोगों का फायदा और भलाई इसी चीज में है। मेरी भलाई इसमें अगर इस पर डिपेंडेंट हो जाए कि कराची में शहजाद का अगर भला होगा तो उससे मेरा भी भला होगा। अगर ये इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पे ये बना सकें, तो इनका जो गेम है वो फ्यूटाइल है। मैं मेरे अगर दोस्त हैं कराची में, मैं नहीं चाहूंगा कि उनके हालात खराब हों, या उनके साथ कोई ऐसी चीज की, या जंग के माहौल में वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या वो नहीं चाहेंगे कि मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊं। दिस दिस कनेक्शन हैज टू बी स्ट्रेंथन्ड। एंड अगर ये स्ट्रेंथन होता रहेगा तो फिर ये जुमलेबाजी से इनकी कुछ कुछ होना है। तो यही है। मुझे लगता है पेरोल से भी चीज आगे चली गई है। मतलब एक आदमी है तारिक पटेल जैसे, जिनको कोई पैसे दे भी ना, वो जाके मांगे भी कि मैं सब बातें बोलूंगा तो भी पैसे ना दें, जिस तरह की वो बातें करते हैं। आई थिंक वो अब ऐसे साइलों में चले गए हैं कि बस कुछ सोशल मीडिया पे टेंशन मिल जाती है इस तरह की बातें करने में। उस दिन मैंने कोई ट्विटर स्पेस ज्वाइन की थी, उसमें वो जलील हो रहे थे, वो पाकिस्तानी फेमिनिस्ट को कह रहे थे आप लोग सब आफिया सिद्दीकी हैं, तो बड़े वो जलील हुए। सो इस तरह के लोग आई थिंक देव नाउ रियलाइज के एक तबका उनकी बकवास सुनेगा, वो जो भी बोलते हैं। वो तारिक बांग्लादेश फतेह से तो तस्वीरें निकाल कर बोल दें कि ये पाकिस्तान है, वो वो मूवियों से क्लिपें निकाल के बोल दें कि ये तालिबान है, वो एक हाँ, तबका सुनेगा। और क्योंकि शायद ऐसे लोगों को और कोई अटेंशन देता नहीं, उनके घर वाले भी नहीं सुनते, वो उस अटेंशन के चक्कर में उस होल में जाते रहते हैं जाते रहते हैं। एंड आई थिंक दे डोंट इवन रियलाइज के वो जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। तारिक फतेह तो इंडिया में ठुक भी चुका है एक बार। क्या मतलब? यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने लपाड़े लगा दिए थे इसके एक जगह पे। और आप इस गलत फहमी में ना रहेंगे, वो पेरोल पे नहीं है। किसके पेरोल पे होगा? वो तो इतनी मतलब गारंटीड फेक न्यूज देता है यार, कि लिटरली वो मूवी से क्लिपें निकाल के बोलता है ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है, ये अफगानिस्तान है।
हाँ, किसके पैरोल पे है ये तो बहुत ही ऑब्वियस है। अच्छा, तो गोदी में है वो भी? हाँ, ये बहुत ही ऑब्वियस है। अब हम समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या क्या तो इसके बारे में बोलो। सो इज इट एक्चुअली दैट बैड नाउ? बिकॉज अभी रिसेंटली भी एक क्लिपें आई फैशिज्म की, वो लिटरली ऑडिटोरियम में कस्में खिलवा रहे थे कि हम almost sounded like we will kill all Muslims, a little better than that maybe, but it almost sounded like that. ये कुछ ही क्लिपें हैं और कुछ ही पागल लोग हैं जिनसे इंडिया का इंप्रेशन दुनिया भर में खराब हो रहा है, या एक्चुअली सिचुएशन वर्सन होती जा रही है एंड दिस इज अ रियल पॉसिबिलिटी? सर मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक्चुअली में ये बात हुई है, और दो दो लोगों को अरेस्ट भी करा गया है हेट स्पीच के लिए, बट ये हो रहा है। सो आई डोंट नो हाउ टू, देयर इज नो वे आई कैन डिफेंड इट, देयर इज नो वे आई कैन पर्दा डालो ओवर इट। ये सच है, ये हो रहा है, एंड दिस इज वेरी disheartening and disappointing and depressing. Seriously, there are people. Yesterday was 30th January, 30 जनवरी थी, महात्मा गांधी का assassination हुआ था 1948 में, and there is a section of the society जो नाथुराम गोडसे जिसने गोली मारी थी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्चुअली। सो हाँ, so you can very well imagine के how much the fabric has been damaged. So I don't know where this is going, and I'm like अभी जैसे इलेक्शंस हैं यूपी में जहां पे मैं रहता हूँ, होपफुली उससे कुछ इलेक्शंस में अगर उलटफेर होती है तो हो सकता है निजाम फिर चेंज हो, और आई डोंट नो, बट राइट नाउ दिस इज हैपनिंग, एंड लॉट ऑफ पीपल, द गुड थिंग इज लॉट ऑफ पीपल आर स्पीकिंग अगेंस्ट इट, फाइटिंग अगेंस्ट इट, ट्विटर पे स्टॉर्म बनाते हैं कि इन लोगों को पकड़ो और ये क्या है, हमारे मुल्क में ये नहीं होना चाहिए, और ये फासिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं. There is a lot of pushback also, but this is a pushback that I would have happily lived without, you know, seeing or facing or watching, right? ये pushback ना, मतलब ऐसा सिनेरियो ना होता कि ऐसा पुशबैक देना पड़ता तो अच्छा था, लेकिन ये जो आप बोल रहे हो वो हो रहा है, उसका पुशबैक भी हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त हो रहा है, वरना अब तक तो दे वुड हैव, मतलब वो तो रन अमॉक कर रहे होते यार. नहीं, ये बहुत जरूरी है। मैं भी कभी इस तरह की बात करता हूँ तो मुझे कुछ इंडियंस बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो, पाकिस्तान में देखो अभी क्या हुआ, श्रीलंका बिल्कुल गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ। तो आप अगर इंडिया में ये करना चाहते हैं तो ठीक है। जब लोग इस तरह की एग्जाम्पल देते हैं ना, पाकिस्तान में देखो क्या हो रहा है, मार दिया क्रिश्चियन पैस्टर को भी कल परसों, हाँ तो गलत हो रहा है। अगर आप चाहते हैं ये इंडिया में हो तो ठीक है, आप इंडिया में जो हो रहा है उसको ना क्रिटिसाइज करें। एक तरफ आप कहते हैं पाकिस्तान में बहुत बुरा हो रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया में अगर वही चीज हो तो आप उसको बुरा भी नहीं बोलते। इसको अभी मगर रोको, वरना जिस चीज को आप पाकिस्तान में बुरा समझते हो वो कल होगा। वो अभी रोकने का टाइम है ये. लेकिन आप जो बोलो ना, ये लॉजिकल रैशनल आर्ग्यूमेंट है, एंड लॉजिक से और रैशनैलिटी से इन लोगों को लेना देना है नहीं. आप इनसे लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं कर सकते. अब ये व्हाट अबाउटरी करने लग जाते हैं कि वहां पे भी तो हिंदुओं के साथ ही हो रहा है. अरे भाई, वो अपने यहाँ जो कर रहे हैं वो करने दो ना यार. तुम कुछ कर नहीं सकते ना वहां पे जाके. तुम अपने अपनी माइनॉरिटीज के लिए क्या कर रहे हो, तुम ये देखो ना. ये वो ही नहीं, दूसरे के घर में जाके झांक के देख रहे, वो अपनी बीवी को पीट रहा है, हम भी पीटेंगे. ये तो वही उस किस्म की बकवास होगी ना. ये बहुत ही रैशनल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है. यू कांट डील विद दिस पीपल बेस्ड ऑन लॉजिक, फैक्ट्स, रैशनैलिटी, साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट. इनसे आप कर नहीं सकते. अनफॉर्चुनेटली हमारे दोनों कंट्रीज में रिलीजन इतना ज्यादा अपना जो पर्सनल स्पेस को ऑक्युपाई करता है दैट इट स्पिल्स ओवर टू द पब्लिक स्पेस आल्सो. अभी वो जैसे कि, और एक वो लड़की जो व्हाट्सएप पे जिस पे ब्लास्फेमी लगा दी एक लड़के ने, रिश्ता उसको डेथ ठुकराने पेनल्टी पर। दे दी हम. हाँ, तो किसी भी एक जो सेंसिटिव स्टेट में, एक मॉडर्न स्टेट में, एक जो दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाह रहा है, उसमें ये होगा क्या? उसके कोर्ट्स उसको इस तरह की किसी भी पिटीशन को बाहर फेंक देंगे, लेकिन वो बच्ची को डेथ पेनल्टी कर दी. सो हाउ डू यू डील विद दिस? इस दीवार पे मैं सर मार मार कर
को किसी दिन मेरा ही कोई सर तन से जुदा कर देगा। ये जब मजहब का सहारा लेते हैं, ये अपनी पॉलिटिक्स के लिए लेते हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। मल्टीपल स्कॉलर्स एब्सोल्युटली। इस पॉडकास्ट पे अपनी रिसर्च में किताबें लिख के बता चुके हैं कि भाई नॉन मुस्लिम पे डेथ हो ही नहीं सकती। ब्लास्फेमी लॉ जो है हमारा पाकिस्तान का, वो इस्लामिक ही नहीं है। पूरी उन्होंने रिसर्च की है, पूरी उन्होंने हनफी स्कॉलरशिप उठाई है, लेकिन ये बातें ओपनली हो नहीं सकती। मतलब पाकिस्तान में नहीं हो इस्लाम सकती। की बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये अगर कोई बात कहते हैं ना कि ब्लास्फेमी लॉज जो पाकिस्तान के वो एक्चुअली इस्लामिक नहीं है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है, उसको चौक पे लटका देंगे। तो इस्लाम की बात तो हो ही नहीं सकती पाकिस्तान में, क्योंकि लॉज से या लॉज के इस्तेमाल से जिस तबके को फायदा हो रहा है वो फायदा चाहते हैं, वो इस्लाम नहीं चाहते। हाँ, वो फारिग कौम को लपेट के मार्क्स ने बोला है ना, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। तो जो फारिग कौम है, जिसके पास, जिसको आप काम नहीं दे पा रहे हो, जिसको रोजी रोटी नहीं दे पा रहे हो आप, जिसको उसकी ह्यूमन राइट्स नहीं दे पा रहे हो, उसको उलझा के रखने का एक बेस्ट तरीका है। जिंदगी आसान करें, ओपियम ही दे दें डायरेक्टली, बंदा खुशी खुशी तो बेकार रहे। सीधा ही दे दो यार, और क्या। ओपियम ही कम दे से दो कम। यार, ज्यादा आसान काम है। एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ तो उक्ति भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हाँ, ये तो सुना है मैंने भी। कभी मैं उस तरफ गया तो नहीं हूँ, मतलब पाकिस्तान तो गया हूँ, लेकिन हाँ। वीजा वायलेट नहीं किया कभी। मैं भी वैसे गुरहेज ही करता हूँ, जी किसी जी। पॉलिटिकल वजहों से नहीं, बट मेरी जो नाक है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई हैव अ लॉट ऑफ साइनस इश्यूज। कुकी शुकी खा लेता हूँ मैं, बट सिगरेटों से अब ये नहीं बातें रहता। मेरे से करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मैं तो हाँ, आपके जो। ये हम लंबी डिबेट लास्ट टाइम कर चुके हैं, तो हम वापस हाँ, ड्रग्स हाँ, पर नहीं जाते, हम आते हैं इस बिल्कुल। सवाल पर। अभी मैंने जी मुनव्वर फारूकी पे रिसेंटली एक पोस्ट लिखी थी, तो मुझे बड़े लोगों ने उससे जवाब दिया कि अगर हम मुसलमान कॉमिक से इतना ही मसला होता इंडिया को, तो जाकिर खान नंबर 1 कॉमिक क्यों होता। तो उसमें एक आइडिया है कि भाई जाकिर खान सॉर्ट ऑफ इज प्रेजेंटेड एज द मॉडल माइनॉरिटी। मतलब अगर अमेरिका में भी मोहम्मद अली बोल रहे थे कि मैं वियतनाम नहीं जाऊंगा और ये राइट्स होने चाहिए, या मार्टिन लूथर किंग और मैल्कम एक्स से उनके रिश्ते भी थे, देयर आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ ब्लैक एथलीट्स हु वर नॉट एज आउटस्पोकन एंड दे माइट हैव बीन प्रेजेंटेड एज कि ये देखो ये तो बिल्कुल सही है। तो ये जाकिर खान और मुनव्वर फारूकी का जो कंपैरिजन है, ये बिल्कुल फेयर है या बिल्कुल ही अनफेयर है? और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया ऑफ सम पीपल बीइंग प्रेजेंटेड एज द मॉडल मुस्लिम माइनॉरिटी, कि इस तरह के मुस्लिम होगे तो हमसे बर्दाश्त हो जाओगे, बट अगर इस तरह के मुस्लिम होगे तो नहीं होगे? तो इसमें वही सर, वो पावर का गेम आ गया ना, मतलब कि आप माइनॉरिटी को ये बता रहे हो कि हमें आप कैसे बर्दाश्त होगी, जबकि जो कंट्री है वो कॉन्स्टिट्यूशनली सबका है, सबका बराबर का हक है उसके अंदर, सबने बराबर की लड़ाई लड़ी है, सबने बराबर के लिए बराबर का कंट्रीब्यूशन दिया है इस मुल्क को बनाने में, इसके इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करने में। और जब मुल्क आजाद हुआ था तो सबका ही उसमें खून पसीना शामिल था। उसके बाद भी, पार्टीशन के बाद भी, जो जो मुसलमान यहाँ पे रह गए, उन वो क्यों, किसी वजह वजह से रहे होंगे कि हम नहीं जा रहे अपना घर छोड़ के, ये हमारा घर है और इसको मजबूत करने के लिए जो करना होगा हम करेंगे। लेकिन उसके बाद एक मेजोरिटी आए कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम ऐसे बन जाओ। क्यों बने भाई कोई ऐसे? तुम कैसे किसी को कहने वाले हो? तुम माइनॉरिटी अगर बोले कि हम चाहते हैं कि तुम ऐसे बन जाओ, तो तुम बन जाओगे क्या? और जिन लोगों को ये लगता है कि हमें जाकिर खान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुनव्वर फारूकी से प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है बताओ तो सही। आपको प्रॉब्लम क्या है उससे? वो प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं उनके पास बताने के लिए कि इसने उस पे, मैंने तो देखा नहीं है मुनव्वर फारूकी को कभी, बट जो जिस वजह से उसको खिलाफ है कि उसने इंडियन गॉड्स के ऊपर मजाक बनाया। लेकिन जिस जब वो अरेस्ट हुआ था उसने तो बोला ही नहीं था जोक, कुछ बोला ही नहीं था ना। अब आप ये बोलोगे कि इस पे मजाक मत बनाओ, उस पे मजाक मत बनाओ, पेरेंट्स पे मत बनाओ, फलाने पे मत। उस आर्टिकल में मैंने लिखा है, एक एक खातून ने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि तुमको शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि तुम गॉड्स पे मजाक बनाते हो। जबकि मेरा जो पूरा का पूरा जो सेट था, जो जिसके ऊपर ये शोर शराबा हुआ था, वो साइंस के ऊपर था। और मैं रिलीजन इन जनरल, अगर मार्क्स ने बोला रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस, ओके, एक पर्टिकुलर रिलीजन को तो नहीं बोल रहा ना। तो मैं रिलीजन इन जनरल उसके ऊपर एक कमेंट्री कर रहा था कि हाउ इट इज अ नॉनसेंसिकल आइडिया, जिसमें इस्लाम भी शामिल था, हिंदुज्म भी शामिल था, क्रिश्चियनिटी भी शामिल थी, बुद्धिज्म भी शामिल, सब सब रिलीजन के बारे में बात कर रही है, साइंस के ऊपर था। लेकिन मूर्खों को क्या दिखा, जो अहमक लोग हैं उनको क्या दिखा कि मैं
रिलीजन की कैसे बात करते हो, एक क्रिश्चियन, किसी क्रिश्चियन बंदी का भी मेरे को मैसेज आया था कि शेम ऑन यू मेड फन ऑफ जीसस, ठीक है। अब उस वो भी नाराज हो गई, ठीक है। इधर से आया एक लड़की मेरे को कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप गॉड्स का मजाक उड़ाते हो, और उस लड़की का मैंने बायो देखा, तो उसके बायो पे, ये मैंने आर्टिकल में भी लिखा है, उसमें उसके बायो पे लिखा हुआ था व्हेन माय हस्बैंड डाइज आई विल मैरी अनदर मिलियनेयर, और उसके ना स्माइली बना रखी थी उसपे। तो मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा शर्म तो आपको आनी चाहिए, आप अपने अपने पति को मरने के ख्वाब देख रही हैं, उसके बाद मिलियनर को शादी कर लूंगी। बट सच बताएं, तो जो कहती है पाकिस्तान इंडिया में औरतें हैं, वो अगर ये "हम्म, ख्वाब देखें कि हमारा पति मर जाए, तो ये नाजायज ख्वाब तो नहीं है? नहीं नाजायज ख्वाब तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ख्वाब है, लेकिन उसको एक्सेप्ट तो करें ना कि हाँ मैं चाहती हूँ। अब आप मेरे पे लगा रहे हो कि तुम इसका मतलब, तो उसका जवाब ये था कि नहीं, पति पे, रिलेशनशिप्स पे, रिश्तों पे मजाक हो सकता है, लेकिन गॉड पे नहीं हो सकता। भाई आप कौन हो तो डिसाइड करने वाले यार? अगर आपके लॉजिक के हिसाब से जो तुम्हारे अल्लाह ने, भगवान ने, जीसस ने ये दुनिया बनाई है, तो उसी खुदा ने मेरे से बुलवा रहा है भाई फिर वो ये। तो अगर आपको मेरे पे मुकदमा करना है तो मेरे से पहले तो अपने खुदा पे करो ना जाके। उसकी मर्जी के बिना तो, तुम्हारे हिसाब से उसकी मर्जी के बिना तो परिंदा भी पर नहीं मारता। और अगर वो हमको बोलने दे रहा है, तो भाई इन योर वर्ल्ड व्यू, इन इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, you know that you believe that there is a God that has created us all, and it is he, and वो ही है, it is he who decides कि क्या होगा। तो भाई ये भी तो उसी ने डिसाइड किया है। अगर मैं उसकी मर्जी, ये तो देखो पैराडॉक्स देख लो, अगर मैं उसकी मर्जी के खिलाफ जा रहा हूँ और फिर भी कर रहा हूं, तो वो मेरे से ज्यादा पावरफुल नहीं है। तो फिर तो मतलब मैं ज्यादा पावरफुल हो गया। बट तुम कहते हो गॉड सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। अगर उसकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है और वो ये करवा रहा है मेरे से, तो फिर उससे शिकायत करो ना यार, मेरे को क्या बोल रहा है। गॉड अगर कोई इतना सुप्रीम है, इतना ऑल पावरफुल है, हु क्रिएटेड द यूनिवर्स। ये परवेज हुद बॉय साहब के जो जो कई बार लेक्चर्स होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं इन सब चीजों के बारे में। वो इन चीजों पे काफी कुछ बोलते हैं, पर सुनता कौन है? अगर वो इतना पावरफुल है, तुम्हारा जो जो सुप्रीम क्रिएटर है, उसको तुम्हारी जरूरत है क्या कि तुम मतलब उसकी जो भी रेपुटेशन है और उसकी वो करने के लिए, रक्षा करने के लिए तुम खड़े हो क्या? तुम्हारी जरूरत है क्या? तुम मतलब यार अपनी रोजी रोटी ठीक से चला लो, अपने बच्चों को ठीक ठाक से तालीम दिलवा लो, इतना ही कर लो ना तुम, उतना काफी है। तुमसे वो होता है नहीं, तुम चले हो मतलब अपने सुप्रीम बीइंग को बचाने के लिए। इट्स एब्सर्ड, मतलब लेकिन ये रैशनैलिटी और लॉजिक की बात है। रैशनैलिटी और लॉजिक इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ईगो की बात है, बिकॉज दे आर नॉट एंग्री एट यू मेकिंग फन ऑफ गॉड, दे आर एंग्री एट यू मेकिंग फन ऑफ देयर गॉड, के मेरे खुदा को। उसमें खुदा इंपॉर्टेंट लफ्ज नहीं है, मेरा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, मेरा ये तो मेरा था, इसको तुमने कैसे बोला? एंड वही आइडिया कि अगर आप बोलते गॉड इज omniscient, omnipresent, has always been, will always be, is the most powerful, but he needs Bashir 61256 on Twitter to defend him. करेक्ट। ये हाउ चाहिए। डज इट मेक सेंस? हाउ डज इट मेक सेंस? इट डजंट। बशीर को उसका पड़ोसी नहीं जानता होगा। इसीलिए तो अगर पड़ोसी जानता, उसकी एक खुशहाल जिंदगी होती, खुश रह रहा होता, वो ट्विटर पे जाके लोगों को गालियां दे रहा होता। नहीं, जिसको कोई नहीं जानता उसको बस लगता है कि अब तो मुझे मुकर्रर कर दिया गया है कि इस कायनात का डिफेंडर मैं ही हूं, मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट हूँ। क्योंकि जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो सड़क पे जाएगा तो उसको कुछ चपेट लगा देगा, लेकिन वो ट्विटर पे डेथ थ्रेट्स दे देगा लोगों को। इसी को जिहालत कहते हैं। और बहुत ज्यादा अक्सर मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में लोग जाहिल नहीं है, उनको जाहिल रखा गया है, क्योंकि वही जो पावरफुल लोग हैं, इसी जहालत से ही तो वो पावर में आते हैं, तो वो यही जहालत मुकर्रर करते हैं। किसी ने आपसे ये भी सवाल पूछा था, व्हाट वुड इट टेक फॉर मेन स्ट्रीम इंडियन कॉमेडियंस टू एक्सेप्ट दैट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एंटी एस्टेब्लिशमेंट? नहीं, अगर वो ये एक्सेप्ट ही कर लेंगे कि वी आर नॉट एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तो फिर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से उनको पता ही नहीं है वो एंटी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है नहीं। उनको शायद पता ही नहीं होगा कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी कोई चीज होती है। सारा जो कॉमेडी का जो स्पेस है सर, वो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो एक प्रिविलेज क्लास ने पकड़ा हुआ है, प्रिविलेज एलीट क्लास, जिनके पास जिनको बिकॉज ऑफ देयर कास्ट प्लेसमेंट, बिकॉज ऑफ देयर बर्थ, उनको एक पर्टिकुलर प्रिविलेज मिली है। वो प्रिविलेज लेके ही वो आगे मतलब हर करियर में, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे
साइंटिस्ट हो, उनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस था, रादर देन जो जो कास्ट डिवाइड में जो नीचे आते हैं उनके पास ये एक्सेस नहीं था। ठीक है, इसीलिए उनको हर जगह बढ़ने में दिक्कत होती है, दिक्कत है। और कई जगह तो एक डायरेक्ट ऑपोजिशन है, कई जगह, ज्यादातर जगह डायरेक्ट ऑपोजिशन है कि इनको बढ़ने ही नहीं देना है। तो अब ये कॉमिक्स जो हैं, जो इसी तबके से निकलेंगे, और जब वो महंगी महंगी जगहों पे जाके अपने जो शोज करेंगे जहाँ पे टिकट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वहां के टिकट लगेंगे, तो उनका ऑडियंस भी वही होगा जो उन्हीं के तबके से बिलोंग करता है, जिसके पास रिसोर्सेज का एक्सेस रहा है, जो 1,000 रुपए का टिकट अफोर्ड कर सकता है, जो आके बैठता है। अब उस ऑडियंस के सामने आप उस ऑडियंस की प्रिविलेज की ही तो बेइज्जती नहीं कर सकते, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कॉमिक्स इन इंडिया, जो मैंने सुना है, दे फील दैट कॉमिक का सबसे इंपॉर्टेंट काम है लोगों को हंसाना। बट अगर आपका ऑडियंस ही ऑप्रेसर है, अगर आपका ऑडियंस ही ऑप्रेसर है, तो आप ऑप्रेस के ऊपर ही जोक बना के उन्हें हंसा सकते हो, अदरवाइज वो क्यों हंसेगा। और अगर आप ऑप्रेस्ड के ऊपर जोक बना रहे हो, ऑप्रेसर आपका ऑडियंस है, तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हो ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपका बेसिक प्रीमाइज है कि कॉमिक का काम है ऑडियंस को हंसाना। मेरी समझ से कॉमिक का बेसिक काम ये नहीं है। कॉमिक का बेसिक काम वो है जो पहले आपने बोला था कि एम्परर इज नेकेड, ये बोलना उसका काम है। अगर आपने ये नहीं बोलना और आपने बोलना है कि उसका काम हंसाना है, तो फिर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, आई डोंट थिंक दे आर इवन विलिंग टू डू इट। बट टू आंसर द क्वेश्चन कि व्हाट विल इट टेक, तो जिस भी भाई ने या बहन ने जिसने भी ये पूछा है, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो दिमाग का खुलापन आता है, आइडियाज का जो एक्सपेंशन होता है, जो जो लिबरल वर्ल्ड व्यू होता है, वो नॉलेज से आता है। और नॉलेज आती है पढ़ने से, लिखने से, दुनिया भर की किताबें पढ़ने से, दुनिया भर के लोगों की बातें सुनने से, नॉलेज वहीं से आती है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप में अवेयरनेस नहीं होगी, आपके पास अपने द वर्ल्ड यू आर लिविंग इन उसकी हिस्ट्री आपको मालूम नहीं होगी, आपको जो ऑपरेशन दुनिया भर में, चाहे औरतों के ऊपर हुआ है, चाहे ब्लैक्स के ऊपर हुआ है, चाहे सब कॉन्टिनेंट में दलित्स के ऊपर हुआ है, उसके बारे में, उसकी डायनेमिक्स आपको मालूम ही नहीं होंगे। आपको मालूम ही नहीं होंगे तो आप उसके बारे में गहराई से सोचेंगे भी नहीं, आप सोचेंगे नहीं तो आप उसके बारे में बोलेंगे नहीं। और अगर आप देश भाई मेरा काम तो हंसाना, तो फिर तो इसकी जरूरत ही कुछ नहीं है। तो अगर आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट होंगे ही होंगे। मैं तो वैसे लोगों से 1,000 रुपए की टिकट खरीदवा कर उनको जलील करता हूँ शो पे बुलाकर, बट वो आई तो थिंक बेस्ट है ना। फायदा ये हो जाता है शायद कि उनको लगता है नहीं ये हमारी बात नहीं कर रहा, ये जिन एलीट की बात कर रहे हैं वो है जो इस शो पे नहीं आए हुए, हमारे हाँ अलावा हाँ के जो हाँ। एलीट है, हम तो नहीं है एलीट। नहीं, धीरे धीरे अगर ये चीज बार बार बोली जाए, वो जैसे गोगल्स ने कहा था ना कि झूठ को बार बार बोलते रहो तो सच हो जाता है, तो वैसे ही सच को भी बार बार बोलना चाहिए। तो अगर वो आज आके सोच रहा है कि मेरी नहीं किसी और की बात कर रहा है, लेकिन बार बार लेकिन आपसे यही सुनेगा ना, तो उसके भी दिमाग में एक खटका आ जाएगा, यार ये तो मैं भी हूँ, ये तो मेरे बारे में भी बात हो रही है। हाँ, दिस हैज टू बी रिपीटेडली स्पोकन, बोलना बहुत जरूरी है बार बार इसके बारे में। ये ब्रेख्ट जो हैं जर्मन प्ले राइट हैं, बहुत खूब, आपको पसंद आएंगे, स्पेशली आई थिंक आपके आर्ट से काफी रेजोनेट करेंगे वो। उनका ये फलसफा होता है कि मैं हंसाने रुलाने के लिए तुम्हें थिएटर दिखाता ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें थिएटर दिखाता हम्म हूँ और सोचने के लिए। तो उनकी एक टेक्निक है वर्फ्राम्स डांग इफेक्ट, एलियनेशन इफेक्ट जिसको कहते हैं। तो वो बीच प्ले चलते चलते इस तरह की चीजें करते हैं कि वो रोक देते हैं, सीन बदल देते हैं, लाइट एज स्टेज पे ले आते हैं कि आपको नजर आए कि आप एक थिएटर प्ले देख रहे हैं। इसमें मत हम्म पढ़ो कि ये इसकी बीवी मर गई रोना शुरू कर दूं, नहीं, क्योंकि ये थिएटर प्ले मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके बाद तुमने बाहर जाना है और सोसाइटी में सोशल चेंज लाना है। ये उनसे ही आपने शायद बादल सरकार के खेल पढ़े हुए हो, वो ब्रेक से ही इंस्पायर हुए थे। सो आर्ट एज अ व्हीकल फॉर सोशल चेंज व्हिच आई आल्सो रियली बिलीव इन, आई थिंक दैट फिलॉसफी विल रियली रेजोनेट विद यू। और अगर अगर जिस किस्म की भी आर्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है वो, उससे इमीडिएट सोशल चेंज नहीं आ रहा है, तो वो उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। मतलब इतनी भी मुगालते नहीं पाल के रखनी चाहिए कि मेरे को मैं ही सोशल चेंज लेके आऊंगा या आऊंगी, वो भी पाल के नहीं रखना चाहिए। बिकॉज सोशल चेंज इमीडिएटली नहीं आ रहा है, तो उससे मतलब ना डिसअपॉइंटेड फील करने की जरूरत नहीं है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज विच आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन इज दैट वी हैव टू कीप द क्वेश्चन अलाइव। हमको कॉन्स्टेंटली उस क्वेश्चन को पोक करते रहना है, उसको जिंदा रखो, सवाल को जिंदा रखना है। 50 साल बाद कुछ चेंज होगा, वो तभी होगा जब सवाल डेली जिंदा रखा जाएगा, डेली उसको, वो सवाल वेंटिलेटर पे है, आप ये समझ लें सर। आपने उस सवाल से थोड़ा सा ध्यान हटाया, वेंटिलेटर हटाया, वो सवाल मर जाएगा।
आप उस सवाल के वेंटिलेटर हैं, आपको वो सवाल को जिंदा रखना ही रखना है, ताकि 50 साल बाद या 100 साल बाद कोई चेंज आए तो इस वजह से ही आएगा वो, क्योंकि वो सवाल मरने नहीं दिया। अगर सवाल ही आपने मरने दिया तो फिर द वर्ल्ड विल मूव ऑन टू डिफरेंट थिंग, दैट थिंग विल, वो हिस्ट्री में दब जाएगा कहीं पे। ख्याल हमने ऐसे देने होते हैं जो बस किसी के जूते का पत्थर बन जाए, जिस तरह वेटिंग फॉर गॉडो में उसको तंग करता रहता है कि मेरे जूते का एक पत्थर है वो निकल नहीं रहा। हम बदलेंगे नहीं, बट अगर अगली दफा आप कोई चुतियापा कर रहे हो और आप सिर्फ सोचेंगे यार ये चुतियापा है, तो कमेडियन ने अपना काम कर दिया। लाइक आई हैव अ बिट अबाउट पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस के पाकिस्तान में हमने पैसे जाया किए हैं, 100 150 पे गाड़ियां चल रही होती हैं शारे फैसल पे और बीच पे रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, उन्होंने बीच में ग्रिल बना दी कि यार पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाओ, क्रॉस करो, नहीं करते। तो मैं एक पूरा वो उससे कूद के जाते हैं। हाँ, ये किया भी है। मैं 5 मिनट का एक पूरा जो, तो अगली दफा अगर कोई ऐसी हरकत करे और 1 मिनट अपने आप पे हंसे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर से चला जाऊं, मैं भी अपनी जान रिस्क कर रहा हूँ, करे बाद में जान रिस्क की, बट अगर उसने 1 सेकंड सोच लिया वो करने से पहले, तो कॉमेडियन एज आई फील मेरा काम हो गया, बस इतना करना है मैंने। ये तो यहाँ पे भी होता है सर। वो अगर रास्ता नहीं है तो उस ग्रिल को चौड़ा करके किसी तरीके से इतनी जगह बना लेंगे कि घुस पिस करके उसमें से निकल जाए, कंधे छिल गए या पीठ छिल गई है, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ना। अभी तो हर जो इस तरह का रोड है ना, शारे फैसल फिर भी मेन है, वहां पे नहीं हुआ हुआ, बट उसके अलावा जहां जहां ग्रिल बनाई थी ना, उसमें इतना उन्होंने खोल दिया है कि बाइक निकल जाए। तो बाइक वाले अपने बताओ। अपना रास्ता बना लेते हैं, ग्रिल बनाओ, खड्डे बनाओ, जो बनाना है, तालाब बना दो, बाइक वाले एक ब्रिज बना लेंगे कि हम तो मुड़ जाए ना यहाँ से। और आपने मतलब पाकिस्तान में तो बाइक भी बड़ी छोटी छोटी सी है ना, वो निकल जाती है वहां से। कहाँ यहाँ इंडिया पे की तो बाइकें बड़ी हैं क्या? यहाँ बुलेट करके, एनफील्ड बुलेट, मतलब 350 सीसी, उसको निकाल लेते हैं लोग यार। हमारे यहाँ तो बड़ी सस्ती सस्ती 1 to 5 टाइप बाइक है, सब लोग उस पर फिर रहे हाँ, होते 1 to 5 होगा, हैं। लेकिन फैंटम वो उस पर भी बनते हैं। हाँ हाँ, धूम धूम 3 चला रहे होते हैं उस पर। वीरदास की जो वो बड़ी फेमस हुई थी टू इंडियाज वाली, उस पे भी आपने एक आर्टिकल लिखा कि he is not conscious of his own privilege when he is making that. I actually really liked that video. नहीं, वीडियो तो आई ऑल्सो लाइक, आई मीन ही वाज बीइंग वेरी ऑनेस्ट। कोई भी आर्टिस्ट अगर ऑनेस्टली कर रहा होता है तो अपने आप उससे एफिनिटी होती हाँ, है। वीरदास इज इज अ फैंटास्टिक इंडिविजुअल एक्चुअली, यू नो। वो ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही थिंक्स एंड he reads also, and he's quite aware of the world that he's living in, and the kind of कहने को स्टैंड अप कॉमेडी करता है, लेकिन जो वहां पे टू इंडियाज की बात कर रहा था, फॉर मी दैट वाज नॉट कॉमेडी, दैट वाज समथिंग फ्रॉम द हार्ट। वो बहुत ऑनेस्टली उसने बोला था, और जिसमें कुछ भी गलत नहीं था, बिल्कुल सही बात बोली थी उसने। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं ये नहीं कहता वीर गलत बोल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो अपनी प्रिविलेज से, खाली वीर ही ऐसा नहीं है, खाली वीर ही जो है जिसको वो कॉन्शियस अपनी प्रिविलेज के बारे में। देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन हियर जिसको अपनी प्रिविलेज का कोई अंदाजा ही नहीं है कि वो कितनी प्रिविलेज लेते हैं। माय पॉइंट ऑफ व्यू वाज देयर इज अ थर्ड इंडिया which perhaps is the most important India to be talked about all over the world, which is the India that is divided on the lines of caste. वो उसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है, and that is perhaps the most important conversation that has to happen in all sphere. अभी तो सिनेमा में भी ये फिल्में बनने लगी हैं इंडिया में। जो जय भीम एक फिल्म है, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, अमेजोन पे एक फिल्म साउथ बनी इंडियन थी। फिल्म है ना, आई थिंक, जो ऑस्कर जा रही हाँ है, हाँ या ऑस्कर ने हाँ, उसकी वीडियो बहुत, पोस्ट किया। हाँ हाँ, तो वो बहुत बहुत बेहतरीन फिल्म है। इस तरह की एक कोर्ट करके एक फिल्म थी, वो तो हिंदी और इंग्लिश में है, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। सिनेमा बन रहा है इस किस्म का। तो वो कॉन्वर्सेशन जो है ना, दैट हैज टू हैपन इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। इट हैज टू हैपन इन स्टैंड अप कॉमेडी, इट हैज टू हैपन इन सिनेमा, इट हैज टू हैपन इन लिटरेचर में तो बहुत हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट इंडिया के तो एक तरह से फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, उनको ही पढ़ के अगर आप अपने कॉमेडी में, अपने स्टैंड अप में, अगर आप उनके आइडियाज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लो, अगर that will go a long way in bringing the conversation in public spaces. So I did not have a problem with what Veerda said. I actually agreed with each and everything that he said. I just added there is another India. There is a third India, which is perhaps the most important aspect of India. And I can understand why
Veer is not talking about it because perhaps he doesn't even realize how privileged he is. ये पॉइंट था मेरा। ये मैंने आपको भी उस दिन कोट भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने ऑनलाइन देखा। Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul, but in politics, Bhakti or hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. इन्होंने 1949 में वो बता दिया जो आज इंडिया में हो रहा है, जो हो रहा है, करेक्ट। क्योंकि आपने प्रिविलेज की बात की, किसी ने एक थोड़ा मस्त सवाल पूछा है, पता नहीं ये शायद आपको ट्रिगर करने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि many secular and liberals who attack Modi come from privileged upper caste background. Modi comes from a lower caste poor family. So isn't Modi the actual underdog? Isn't the story of Modi actually an example of the rise of subaltern? नहीं, मुझसे मैं क्यों ट्रिगर हूँ? पहली बात तो मैं कोई बहुत प्रिविलेज कास्ट और क्लास से नहीं आता। मैं आई बिलोंग टू जाट कम्युनिटी, व्हिच इज डेफिनेटली नॉट अपर कास्ट, ठीक है, but definitely not lower caste also. So certain privileges मेरे पास रही हैं. First of all, being a man coming from a part of India which is very violent, especially against lower caste and women. गाजियाबाद? गाजियाबाद नहीं, I come from बुलंदशहर से, वेस्टर्न यूपी। तो सी मोदी की स्टोरी तो अभी शुरू हुई है ना, मतलब मोदी डिड नॉट rise because of affirmative action कि स्टेट ने affirmative action दिया पिछड़ों के लिए, और उस affirmative action का यूज करके, जो कि legitimate यूज करके मोदी came to power. No, he did not come to power because of those affirmative actions. It doesn't mean that कि जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो लोअर कास्ट है, वो लोग घटिया नहीं हो सकते, मतलब उनकी सोच घटिया नहीं हो सकती, कम्युनल नहीं हो सकती, या उनकी सोच में बेईमानी नहीं हो सकती। अपर कास्ट की हो सकती, तो उनकी भी हो सकती है ना सर, इंसान है ना, बराबर है सबके सब। सबका दिमाग उस तरह से बेईमानी, करप्शन और कम्युनलिज्म, हेटरेट तो सबके दिमाग में हो सकती है। ये तो नहीं कह सकते कोई कि बिकॉज दे बिलोंग टू एन अंडर प्रिविलेज कास्ट ये कम्युनल नहीं हो सकती। एटलीस्ट कोई भी सोशल साइंटिस्ट तो ये कह नहीं सकता, ठीक है। मोदी का जो राइज है वो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ the affirmative action, it is because of his affiliation with RSS. और उसके मोदी जी तो खुद ही कहते थे पहले कि मेरी कोई एजुकेशन नहीं हुई है। अब बाद में कहने लगे मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, ना तो उनका कोई क्लासमेट मिला है, ना कोई उनका टीचर मिला है, उन्होंने डिग्री दिखा दी। पहले उनके वीडियो में जहां पर उन्होंने मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी है। आप एक पोजीशन पे पहुंच गए हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, मतलब उसके बाद आप फिर उसी सिस्टम को कंसोलिडेट कर रहे हो जो और ज्यादा लोगों को और पिछड़ा करेगा। एंटी रिजर्वेशन बातें करते हैं मोदी जी, कम्युनल बातें करते हैं मोदी जी, ठीक है। फूलन देवी करके एक डेकॉइट थी इंडिया में सर, शी वाज फ्रॉम द पिछड़ा हुआ कम्युनिटी, एंड बड़ा जुल्म हुआ उसके पास जिंदगी में, एंड शी बिकेम अ डेकॉइट एंड अवेंज्ड हर ह्यूमिलिएशन। उसने बहमई में 18 ठाकुर मारे थे मेरे ख्याल से, हैं। फिर उसने सरेंडर भी कर दिया, एंड थ्रू इंडियाज पॉलिटिकल system she eventually became a member of the parliament, and eventually some upper caste boy murdered her, ठीक है। आप एक लेवल पे पहुंचने के बाद उसके बाद आप क्या कर रहे हो उस पिछड़े वर्ग के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए। अगर आप कंसोलिडेट कर रहे हो अपर कास्ट हेजेमनी को आप कंसोलिडेट कर रहे हो, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस। और ऐसा नहीं है कि लिबरल और सेक्युलर, क्या बोलूं, लिबरल क्या वर्ड यूज किया था? हाँ, सेक्युलर किया था। हाँ, जिस तरह सेक्युलर होना है कोई बुरी बात है। हाँ, सेक्युलर होना कोई बुरी बात थोड़ी है। और सेक्युलर तो कम्युनल को अपोज करेंगे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ भी नहीं, यहाँ भी मुझे लगता है ब्रिटिशर्स की गलती है ना, वो हमें चाय देते ना, आज मोदी साहब आगे निकलते। पता नहीं किसने पिए मोदी साहब की चाय सर। इट्स अ स्टोरी ऑफ सक्सेस। इसीलिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जब हम ओवर वैल्यू करते हैं ना, इस तरह की चीजें आती हैं। अमेरिका में भी कहते हैं भाई कमाला हैरिस इंडियन भी है, उसका एक पेरेंट ब्लैक भी है, औरत भी है, वाह व्हाट अ सक्सेस फॉर माइनॉरिटीज। जबकि आप उसकी पॉलिसीज देखें तो वो अपने ही माइनॉरिटीज को, ब्लैक कम्युनिटी में उनकी ब्लैक माओ को जेल में भी डाला था। व्हाट इज शी डूइंग विद हर पोजीशन? दैट इज अ लॉट मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट हर आइडेंटिटी इज।
maybe identity plays a role in your lived experience, which should educate what you do when you come into power. But if it's not doing that, then your identity doesn't trump what you do. कि ठीक है, मैंने औरतों पे जुल्म किया, मैंने कम्युनिटीज के लिए बहुत गलत पॉलिसीज निकाली, लेकिन क्योंकि मैं एक काली औरत हूँ तो ठीक है, ये सेलिब्रेट करो कि मैं वाइस प्रेसिडेंट होंगी। सर देखो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जहां तक बात है ना, मतलब आई मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग इट। ऑब्वियसली व्हाट यू सेड अबाउट हैरिस इज एब्सोल्युटली राइट, एंड देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट देयर इज अ लॉट टू बी वरीड अबाउट हर। तो बट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे अगर जो अपर कास्ट सम सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज जिनके पास है वो बात ना ही करें तो अच्छा है। ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कॉन्वर्सेशन है, ये विद इन द डिस्क्रिमिनेटेड हो तो बेहतर है, मतलब दे शुड डिफाइन द डिस्कोर्स। तो मैं थोड़ा उससे रिफ्रेन ही करता हूँ। बट ये बात आपकी ठीक है कि कमला हैरिस की जो पॉलिसीज है, जो कुछ उसने किया, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। बट आप अगर जिस तरह बात कर रहे हैं, it when it plays into action it becomes problematic as well. जिस तरह identity politics was used against Bernie Sanders. बर्नी सैंडर्स एक लीडिंग कैंडिडेट था जो गरीबों के लिए, अमेरिका के जो माइनॉरिटीज के लिए अच्छा होता, लेकिन उसको उन्होंने बोला तू तो गोरा। So that the fact that they said you are a white man, एलिजाबेथ वॉरेन ने भी उसको बड़ा अटैक किया, उसके सपोर्टर्स को भी कहा कि तुम सारे बर्नी ब्रोज हो। एंड पीपल लाइक बाइडेन, जो एस्टैब्लिशमेंट का चहीता, entrenched in politics, वो प्रेसिडेंट बन गया, कमाला वाइस प्रेसिडेंट बन गई, बर्नी बेचारा सेक्रेटरी है किसी डिपार्टमेंट का, मैं भूल गया एग्जैक्टली क्या है। Whereas if you keep their identities aside, for the minorities in America, Bernie Sanders would have been a better president. So I think if वो प्रेसिडेंशियल डिबेट में उन्होंने उसकी आइडेंटिटी पे ज्यादा अटैक किया, उसकी पॉलिसीज पे कम किया, क्योंकि उसकी पॉलिसीज एक्चुअली बेहतर थी गरीबों के लिए। सर ये डिबेट ना इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है जितनी हम करने की कोशिश कर रहे हैं ना। बिकॉज इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन हु हैज बीन लाइक मैल्कम एक्स की आपने बात की थी, मैल्कम एक्स की जितनी भी आप स्पीचेस देख रहे हैं, उसकी राइटिंग जितनी भी देख रहे हैं, ठीक है, वो ही थिंक्स लाइक अ ब्लैक पर्सन है। अगर ब्लैक इंसान ये बोलता है, जो कि हमारे मुल्क में भी जो दलित इंसान है वो ये बोलता है कि ब्लैक अगर ये बोलता है कि तुम वाइट हो, यू कैन नेवर हैव द लिव्ड एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड, ठीक है, तो ये बात गलत नहीं है। आप कितने भी जनरस हो सकते हो, आप कितने भी मतलब सेल्फ क्वेश्चनिंग हो सकते हो, आप कितने भी ये क्वेश्चन कर सकते हो कि वाइट रेसिज्म पे सवाल उठा सकते हो, बट द फैक्ट इज you have lived a life of a white man. You do not have the lived experiences of a black man or a black individual, man or woman, either way, right? तो आप नहीं, अगर ब्लैक इंसान ये बोल रहा है कि आप नहीं समझ सकते हो, तो वो गलत नहीं है। इसलिए वाइट इंसान को, या इंडिया और पाकिस्तान के अगर हवाले से बोलें, तो यहाँ पे जो अपर कास्ट है, क्लास है, वो भी वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस उनके नहीं हो सकते। दे कैन बी एलाइज बट दे कैन नॉट बी द वंस हु विल डिफाइन द डिस्कोर्स। के वो सेवियर बनने का कॉम्प्लेक्स ना लेके आए अपने अंदर कि हम ही ओप्रेस क्लास से हैं और अब हम ही उसमें से आजाद हो चुके हैं और अब हम ही कल्याण करेंगे, मतलब अब हम ही वेलफेयर करेंगे। तो इससे जो भी ऑप्रेस है ना, वो उसका अगर सवाल है ये कि यार तुम ही तो ऑप्रेसर हो, तो वो गलत सवाल नहीं, नाजायज सवाल नहीं है, वो बिल्कुल सही सवाल है। और मैं 1000 दफा इस पॉडकास्ट पे कह चुका हूँ, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस वाली जो एक लाइन है, उससे मैं बड़ा अग्री करता हूँ कि जिनके बारे में उनके बगैर आप कोई कानून नहीं बना सकते, कोई बात नहीं कर सकते। बट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के दो लफ्ज हैं, एक आइडेंटिटी, एक पॉलिटिक्स है। सो बोथ नीड टू बी पेड हीड टू। व्हाट पॉलिटिक्स डज इज दे समटाइम्स यूज आइडेंटिटी टू किल दैट डिस्कोर्स। FBI ने अगर मार्टिन लूथर किंग को मारने की कोशिश की, उसको लेटर लिखे कि तू सुसाइड नहीं करेगा तो हम ये सारी चीजें लीक कर देंगे, you think black people were not working in the FBI? Do you think black people were not working in the government? So what politics does is sometimes they take one person from that identity. BJP में मुसलमान है, मोदी की गवर्नमेंट कैबिनेट मुसलमान है, वो एक निकाल लेते हैं और वो बोलते हैं इसकी आइडेंटिटी देखो, क्योंकि इसकी ये आइडेंटिटी है, भले हम एंटी मुस्लिम पॉलिसी बना रहे हैं, आपका डिस्कोर्स
दे सॉर्ट ऑफ इक्वलाइज इट कि ठीक है कुछ मुसलमान एंटी बीजेपी हैं, बीजेपी में भी तो मुसलमान है, दैट मॉडल माइनॉरिटी आइडिया दैट वी वर प्रेजेंटिंग. सो पॉलिटिक्स में समटाइम्स वन पर्सन फ्रॉम एन आइडेंटिटी ग्रुप इज टेकन टू समहाउ जस्टिफाई. सो मैल्कम एक्स को भी चुप कराने के लिए गवर्नमेंट किसी और काले बंदे को आगे लेके आ रही है. अली जफर की लीगल टीम में एक औरत है जो बार बार आती है और ट्वीट करती है और पब्लिक बातें करती है, क्योंकि उनको भी पता है कि वो पुटिंग हर इन फ्रंट ऑफ द मीडिया वुड मेक इट सीम लाइक कि ठीक है यार हमारी साइड पे भी तो औरतें हैं. बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट के विच साइड women आर मोर ऑन. इट्स इम्पोर्टेंट दैट हु इज द हरासर एंड हु इज हरास्ड, हु इज द ऑप्रेसर एंड हु इज ऑप्रेस्ड. ये नहीं कह रही अगर कल 100 औरतें अपने साथ खड़ी कर देगा तो somehow वो इनोसेंट हो जाएगा. ये एक टेरेंटिनो की फिल्म है ना, डिजांगो अनचेन्ड. जी जी, उसमें वो है उसमें ना जो सैमुअल अंकल टॉम. जैक्सन का जो जी जी कैरेक्टर है, वो जी उस लियोनार्डो डिकैप्रियो का जो वो होता है, बटलर होता है, वो परफेक्ट एग्जांपल है ना इसका जो आप बोल रहे हो. जी सर. वो एक किताब है अंकल वो क्या, टॉम्स कैबिन, उससे इंस्पायर्ड है अंकल हाँ टॉम कैरेक्टर से. हाँ, तो ये आप बात सही कह रहे हो. तो वो जो लियोनार्डो का जो कैरेक्टर था उससे ज्यादा रेसिस्ट तो वो था. हम्म. सो दिस इज अ आपने कॉम्प्लिकेटेड डिबेट. इसका कोई मतलब, अगर हम सोचें कि अभी के अभी हमारे पास ये डिबेट कंक्लूड करके हमें एक इसमें से कुछ एक ऐसा रिफॉर्मेटिव आर्गुमेंट निकालना है विच इज वैलिड फॉर एवर, that's it's too early for that. This debate has to happen every day all over the world. Oppressed तो हर जगह है, oppressor हर जगह है, और हमारी सोसाइटीज में तो खास तौर पे this debate has to happen every day so that it is refined every single day and it becomes part of a popular discourse. Public discourse में होते रहना चाहिए, and इतना ज्यादा हो जाना चाहिए कि मसल मेमोरी हो जाए इस क्वेश्चन को लेके. तो लोग अनकंफर्टेबल भी हो रहे हैं तो भी that question has to be brought up and has to be discussed in whichever way. आई तो थिंक ये इतने आसान. जी बोलो बोलो. another complication अगर मैं इसी डिबेट में ऐड करना चाहूँ, आई ऑल्सो थिंक somehow these discussions at times stand in the way of systematic reform. क्या आप ये नहीं देखते सिस्टम हमारा दुश्मन है, सिस्टम क्या करता है उस कम्युनिटी से एक उठा लेता है कि ठीक है आजकल ट्रांस राइट्स की बहुत बात हो रही है, हम कैबिनेट में एक ट्रांस इंसान ले आएंगे. ये नहीं देखते कि भाई जो पूरा सिस्टम है वो ट्रांस लोगों के खिलाफ है. Just sometimes overvaluing identity in politics, what it does is वो कम्युनिटी के एक इंसान को अपलिफ्ट कर लेते हैं कि तू हमारी साइड पे आ जा. जिस तरह यूनियंस में भी ये होता है कि जो कभी कभी यूनियन लीडर होता है उसको पैसे खिला देते हैं कि तू हमारी साइड पे आ जा, बाकी तेरी यूनियन में जो लोग हैं ना उन पे कंट्रोल रख, उनको गरीबी रख. And I think in politics that also happens very but often. that is a question of moral corruption. It is I think it has very little to do with identity politics in my opinion. It's moral corruption because the system जिसको आप system कह रहे हो, they are never interested in upliftment of They're not. उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है. उनका एक मॉरल करप्शन है जिसमें उनको अपना पॉलिटिकल गेन दिखता है. एक ट्रांस को लेके आ जाओ या एक दलित को लेके आ जाओ या एक हजारा को रख लो कैबिनेट में, तो दैट इज जस्ट अ पॉलिटिकल गेम और गिमिक दैट दे डू which is a result of their moral corruption. And identity politics is a complicated, much more complicated debate than that. It is. And frankly speaking, I am not even remotely qualified to make a remark on that or pass a judgment or say something about it. I'm nowhere close to that, and I'm still trying to address a lot of privileges I have because of my identity in a highly patriarchal caste society. तो मैं अपनी प्रिविलेजेस को ही एड्रेस कर रहा हूँ अभी. तो मैं तो अपने आप को वर्दी नहीं मानता कि मैं इस पे आगे कुछ कोई स्टेटमेंट भी दूं. समझ रहे हैं आप? सिंस आपने ये जिक्र ऑलरेडी कर दिया, और पॉडकास्ट होने का यही फायदा होता है कि मैं भी बहुत अनवर्दी हूँ लेकिन हर चीज में अपनी ओपिनियन दे देता हूँ. ओपिनियंस आर फ्री. क्या होते हैं ओपिनियंस आर लाइक एसहोल्स. फिर आगे की लाइन में भूल गया. बट किसी ने everybody has them. Just one last point on identity politics. I think Hillary Clinton के time ये बहुत pertinent था कि people didn't realize that the system that she belongs to and वो एक entrenched politician है, and a lot it was just being celebrated that she's the first woman candidate as opposed to maybe looking into her policies and her decisions, which is maybe why Trump won. खैर उस discussion को पूरा side पे करते हैं क्योंकि आपने privilege का जिक्र किया. किसी ने ये भी सवाल किया था, how do you cope with your own biases?
Well, the moment you realize there is a bias here, I think the best thing to do is to address it. Address it uh, in a way that you detach your questioning ability from your own self, and you look at yourself as an outsider, that somebody else is looking at you, and you address those biases. And that is the only way. I mean, bias, if you realize there is a bias, you have to address it. And how do I address it is that the moment somebody points out or I realize that ये मेरा एक bias है, I try to see कि आया कहाँ से, ये किस वजह से. most of the time it comes from privilege only. वो privilege को आप डेली आप उसको उस पे चोट मारते रहो, अपनी प्रिविलेज को डेली ही एक्नॉलेज करके उस पे चोट मारते रहो, तो आई गेस आप अपने बायसेस को भी एड्रेस कर पाओगे. कार्टेशियन मेथड पढ़ा है आपने? डिकार्ट्स की कभी फिलॉसफी पढ़ी है आपने? बिल्कुल पढ़ी सर. तो उसमें वो जब कहता है मैं अनडुबिटेबल ट्रूथ ढूंढ रहा था दुनिया का, तो मैंने सारे जो सच हैं, जो मुझे लगता है इससे मेरे सेंसेस ये वो सब मैंने झूठ माने, और बोला कि जो बुनियाद रखूंगा मैं वो इतनी अनडुबिटेबल होनी चाहिए दैट द एंटायर सिस्टम ऑफ ट्रूथ विल बी बिल्ट ऑन दैट. सो आई थिंक मुझे भी लगता है लाइफ इज एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो. बड़ी ऐसा गंद होता है जो हमारे सर में डालकर हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं. कुछ सोसाइटी से आता है, कुछ फैमिली से आता है, कुछ टीवी से आता है, यही तो जान दो सब. यही तो साइंस की खूबसूरती है ना. यही तो साइंस की खूबसूरती है कि आपके कुछ भी बायसेस हो, आपके दिमाग में कुछ भी भरा हो, साइंस को दिले का फर्क नहीं पड़ता. द लॉज ऑफ नेचर, they don't give a flying fuck to what your upbringing is, what your biases are, what your privilege is, what you think. और आप ऐसा सोच रहे हो तो it's because of your experiences in life. Science का इससे कोई लेना देना नहीं है. So that's why science, I love science. I have devoted a lot of time to science in my life. उसमें इन चीजों को फर्क ही नहीं पड़ता है. तो ये सब चीजें हमारी डेली डीलिंग्स में लोगों के साथ निकल के बाहर आती हैं. और खास तौर पे जब हम अंडर प्रिविलेज के साथ, जिसके कंपैरिजन में हम पावर इक्वेशन में थोड़ा ऊपर हैं, उससे हम कैसे डील कर रहे हैं, ये उसमें बाहर आती है सारी चीजें. कुछ लोगों के तो जहन बंद ही रहते हैं, बट अगर जिन लोगों के जहन थोड़े बहुत भी खुल गए हैं, दे वुड नॉट बिलीव थिंग्स दैट दे ग्रू अप बिलीविंग. कि अगर किसी की लड़ाइयाँ हैं, किसी मुहाजिर को बोला हुआ है कि भाई पख्तून तुम्हारे दुश्मन है, अगर वो बचपन से उसको बोला गया है और वो सुन के बड़ा हुआ है, शायद वो दिमाग में कहीं फंस गया. लेकिन अगर अब उसकी उम्र 30-40 साल है, उसको वो बोलेगा यार एक्चुअली सारे साइप्रस के लोग बुरे होते हैं, वो हंसना शुरू कर देगा. पागल तो नहीं हो गया, इतना बड़ा मुल्क है, हर कोई वहां पे बुरा कैसे हो सकता है. लेकिन अगर बचपन से सिखाया हुआ है कि सारा इंडियन तुम्हारे दुश्मन है, वो आइडिया इंट्रेंच्ड है. सो जस्ट लेट गो ऑफ आइडियाज एंड देन डिसाइड के वापस क्या क्या रखने हैं, which are worthy of being retained. Question everything, question your biases, question your beliefs constantly, and you will see them refined. Absolutely. किसी ने ये भी सवाल पूछा था, अभी मैंने I put it up on Twitter that Sanjay is coming, so वो मिस ही हो गया मुझसे. But what is the story here, sir? मैंने पोस्ट रखा संजय रजोड़ा इज कमिंग बैक ऑन द पॉडकास्ट, तो किसी ने बोला देयर मी टू एलिगेशंस अगेंस्ट हिम, प्लीज रीड दिस बिफोर प्लेटफॉर्मिंग हिम. और एक इंस्टाग्राम स्टोरी का लिंक है, मी टू तारा. सो व्हाट आर दीज एलिगेशंस? इट इज फ्रॉम एन अनोनिमस अकाउंट, एंड व्हाट इज द वेरासिटी ऑफ दिस क्लेम? नहीं, ये किसने पूछा है? एक सेकंड में शेयर स्क्रीन करता हूँ. लूसू पेने. अच्छा, समझ गया. ये इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है इन्होंने. हाँ, मैं बताता हूँ सर. आइए, स्क्रीन हटाइए. अच्छा जी. तो दो चीजों पे बताता हूँ मैं. एक तो प्राइमरी क्वेश्चन वो एलिगेशन, और दूसरा ये लूसू पेने जो ट्विटर अकाउंट है. तो पहले ऐसे एलिगेशन पे आते हैं. मतलब एक ये जो पोस्ट है वाकई में है. एक एनोनिमस अकाउंट ने एक एलिगेशन लगाया मेरे ऊपर, और उस अकाउंट में उसने ये भी लिखा कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और हम देंगे भी नहीं. ठीक है, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यही कर सकता हूँ कि यार अगर कोई एग्रीव पार्टी है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये सब कुछ नहीं हुआ है.
लेकिन अगर कोई एग्रीव पार्टी है तो एज एन एलाई ऑफ द मूवमेंट मेरे को ये बोलना चाहिए कि आप इन्वेस्टिगेट करवाएं, मैं मौजूद हो जाऊंगा। उसके बाद वो कोई आए नहीं तो मैं क्या करूँ? ऐसे मैं आपके ऊपर एनोनिमस लगा दूं, मैं कोई प्रूफ नहीं दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो? अब यही तो कह सकते हो ना, इन्वेस्टिगेट कर लो, मैं तैयार हूँ आने के लिए। अली जफर की तरह लॉयर तो लेके नहीं आओगे ना खूब सारे, और खूब 50 औरतें इधर खड़ी करके 50 इधर करके खड़ी करके बोलोगे। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि every such allegation has to be believed enough to investigate। ठीक है, उसका अगर आप वास्तव में मूवमेंट के एलाय हो, देखो कोई भी मूवमेंट सर परफेक्ट होता नहीं है, ठीक है, हर मूवमेंट में कुछ ना कुछ कोलेटरल डैमेज होता है, ठीक है, हर मूवमेंट में ऐसे लोग होते हैं कि मूवमेंट के अंदर से ही मूवमेंट को हाईजैक करने की भी कोशिश करते हैं। और अगर हम ये सोचें कि ये जो एक तो मी टू कोई मूवमेंट नहीं, मूवमेंट है, अगर हम ये सोचें कि ये मोमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कि इसमें कोई फॉल्स एलिगेशन नहीं लगना चाहिए, इसमें कोई अपने पर्सनल ग्रजेस ना निकाले, तो वो गलत है। ऐसा ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट था, सब में प्रॉब्लम थी। हमारे तो फ्रीडम मूवमेंट में मुल्क भी बन गए, ठीक है, कोई कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। इफ यू आर एन एलाय ऑफ द मूवमेंट, इफ यू बिलीव दैट दिस मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, इफ यू want to empower the movement even further, the least you can do is that if you become the collateral damage of the movement, you do not abandon your politics. You stay true to your politics and you do. I did the best thing that I thought I should do, which is I did not मतलब जो भी ये जिसने भी ये लिखा है, मैंने उसके ऊपर तो कोई उंगली उठाई नहीं। मैंने तो सिर्फ ये बोला कि आपकी ये ग्रीवियंस है, आप प्लीज जिससे चाहें आप इन्वेस्टिगेट करा लें, आई विल बी देयर, और मुझे कोई लॉयर वर्क कुछ नहीं लेके आना, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग विच मैन जनरली क्या कहते हैं, बेलिजरेंट हो जाते हैं लोग किसी के ऊपर भी, अगर चाहे सही लगाओ चाहे गलत लगाओ। गलत हालांकि बहुत कम लगते हैं, ठीक है, बहुत ही कौन हमारी जैसी सोसाइटी में कौन आके गलत लगा के किसी को अपने लिए बदनामी इकट्ठा करेगा। हम तो इसमें तैयार बैठे रहते हैं ना कि बदनाम करो फटाफट, वहां क्यों गई थी, बात क्यों करी उससे, तू नहीं कुछ ये किया होगा, उसी के ऊपर वो लगने। तो एनोनिमिटी इज परफेक्टली फाइन, आई डू नॉट कंटेस्ट दैट, बट बेलिजरेंट होने की क्या जरूरत है? कि इंडिया में भी कितने सारे लोगों के ऊपर लगा। अब आप अली जफर का एग्जांपल दे रहे हो, आप एक तो बैटरी ऑफ लॉयर्स लेके आ जाओ और इतना अपना पावर दिखाने लग जाओ, वहां पे अपनी प्रिविलेज को फ्लॉन्ट करने लग जाओ, इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज, मतलब पूरा सिस्टम इज लोडेड अगेंस्ट विमेन, राइट? तो अगर आपको पता है कि ये झूठा एलिगेशन है और आप बेलिजरेंट होके उसको उधेड़ के रख दो और प्रूव कर दो कि ये सारा झूठा का झूठा है, व्हाट विल हैपन? यू विल एंड अप इवेंचुअली harming a very important movement of our times, right? The best thing you can do is be very polite। and आप ये देखें कि बहुत सारे मर्द आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे, यार ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ऐसे तो कोई किसी पे झूठा इल्जाम लगा दे और फिर लोग उसको बदनाम करने लग जाते हैं, और ऐसे तो कोई किसी से बात ही ना करे। बट दिस एग्जैक्टली वो लोग होते हैं जिन पे मुहावरा है चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका की बात नहीं है सर, बात यह है कि ये जो डर अब लड़कों को लग रहा है, ठीक है, इस डर से तो लड़कियां बचपन से रहती हैं। बट डर उसको लगेगा ना जिसके क्लोजेट में कोई स्केलेटन है। नहीं, डर ये लग रहा है ना कि अगर झूठा इल्जाम किसी ने लगा दिया किसी के ऊपर, ठीक है, अब जैसे ये आपके ऊपर ये जो ट्विटर हैंडल है जिनका आपने एल लोसी पेनु क्या नाम जो भी है, कुछ इसी तरह का ये ट्विटर हैंडल, हाँ ठीक है ना। अब ये आपको बोला तो ये बहुत सारे लोगों को ये डर है कि भाई मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। भाई पहली बात तो ये, अगर आप एलआई हो तो कोलेटरल डैमेज बनने के लिए तैयार रहो ना यार, उससे आपकी पॉलिटिक्स नहीं हिलनी चाहिए। अगर आपने नहीं किया, आपको पता है आपने नहीं किया, तो आपको कोई परवाह नहीं है ना किसी भी चीज की। मैं छाती ठोक के कहता हूँ कर लो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन कोई आए तो सही आगे से। अगर कोई भागी जाए तो ये तो हिट एंड रन ही हो गया ना, ठीक है। Having said that, I firmly believe that every such allegation should be believed enough to investigate। और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आपको पता चलता है कि इस एलिगेशन की सच्चाई क्या है, देन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कीप इट प्राइवेट ओनली। मतलब अगर जो एनोनिमस है उसका एलिगेशन गलत निकलता है तो कोई पब्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लोगों को अपने आप ही समझ में आ जाता है। और अगर वो सही निकलता है तो मेक इट पब्लिक। दैट्स हाउ आई बिलीव। तो ये तो थी उस एलिगेशन की सच्चाई कि एनोनिमस एक एलिगेशन। दैट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया, क्योंकि इंडिया का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में तो कोर्ट्स
विक्टिम के अगेंस्ट ही होते हैं, जो पावरफुल होते हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, सिस्टम ही इस तरह डिजाइंड है। बट इफ देयर आर फ्यू प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट जिनकी सब इज्जत करते हैं, इवन अगर अनोनिमस रहना है, अगर एक जूम कॉल पे कोई रैंडम अकाउंट से ज्वाइन करके डिस्कस कर लें या बता दें, maybe there would be some more clarity, and I would assume that those women panelists or judges who जिस तरह पाकिस्तान में औरत मार्च ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उन पे लेबर फोर्स नहीं करना चाहता, but people like them, maybe that's an interesting way of resolving these cases, as Sir, opposed to going to the court where women will get no help. Sir, I think what we need to understand as men is that women in our societies are generally very angry with men, and for good reason. जायज बिल्कुल। they are very angry, और हम में से किसी को भी ये हक नहीं है उनको ये कहने का, मतलब एटलीस्ट, और इफ यू वांट टू बी फेयर, हम में से किसी को भी ये हक नहीं है कहने का उनको कि यार आप गलत इल्जाम को तो इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते, बुलाओ, कॉल में लेके आओ ये करो। मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू, whether it's going to happen or not, I don't know, but it's unfair to put the onus on them, right? Under the circumstances, what you can do is that I will be available for any investigation that you want to do, so that this thing is addressed. अब ये सामने वाला आ ही नहीं रहा है को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, what does that investigation look like? I was just thinking of ideas with the Zoom call idea कि जब आप कहते हैं I'm open for investigation, what is that potential modality of that what does that look like? भाई आप अपने लेके आए लॉयर्स को और अपनी टीम को, जो भी आपके एक्टिविस्ट वगैरह, जैसे भी आप ठीक समझें, जो भी आप, वो तो कोर्ट का ही मसला पड़ जाएगा ना, अगर लॉयर्स कोर्ट नहीं, कोर्ट में तो बाद में जाती है बात ना। पहले तो आप एक इंटरनल कमेटी बनेगी, जो भी बनती है, वैसे तो मैं कहीं काम नहीं करता, बट इंटरनल कमेटी तो बन सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बना के लेके आओ, आप दिखाओ कि ये जो भी, मतलब आपके पास मटेरियल है, जो भी आपकी ग्रीवियंस है, कोई तो वजह रही होगी ना। लेकिन आप ग्रीवियंस में आके ये बोल सकते हैं हम कोई प्रूफ देंगे नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर तो आप ही क्या कर लोगे ऐसी सिचुएशन में, बताओ। देन आप ये देखो ना कि हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, gender biases aside, the society's behavior towards women aside, हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं, especially in the times of social media, any movement has to constantly evolve, ठीक है, because social media has given power to a lot of people, which is a good thing and also a bad thing, ठीक है। अगर आपका कोई दुश्मन है, मतलब कोई आपसे कोई पर्सनली खुन्नस है किसी की या कुछ भी है, एक एनोनिमस अकाउंट बना के आप लगा दे, बोलते प्रूफ नहीं देगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप यही कह सकते हो कि भैया मैंने नहीं किया, आओ इन्वेस्टिगेट कर लो, यही तो कह सकते हो ना। तो ये मूवमेंट है, तो मूवमेंट के अंदर ही बहुत सारे ऐसी फोर्सेज होती हैं जो उस मूवमेंट को हाईजैक करके अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए भी यूज करती हैं, ठीक है। लेकिन दिस कॉन्वर्सेशन हैज टू हैपन amongst women. We are nobody to tell them कि how you should take it forward. हम तो oppressor हैं, sir. We come from the oppressor class. So it is not our position. या जब आप एला भी बोले थे, recent experiences knowing about certain people, I mean even somebody who's come on the podcast and चले आगे नहीं बोलता, but yeah, multiple cases have come forward where multiple minors have come forward, and then क्योंकि पावर है लोगों के पास, तो फिर सपोर्ट भी मिल रहा है, माइनर्स को नहीं सपोर्ट मिल रहा, जिसको जो पसंद होता है वो उसको सपोर्ट करते हैं, प्रिंसिपल भले बाहर में जाए। सो जो औरतें कहती थी कि भाई मर्द, जिस तरह मैल्कम एक्स भी कहता था कि वाइट्स जो हैं ये डेविल्स हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो जो औरतें भी कहती थी मर्द एलाय नहीं हो सकते, नाउ आई एग्री विद देम, वो सही कहती थी। मैं ये समझता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि आप अपनी प्रिविलेज को ना डेली अगर क्वेश्चन करते रहोगे ना, डेली उसको क्वेश्चन करते रहोगे, तो आप अपना और जो एलायशिप के बीच का डिस्टेंस है ना, उसको डेली कम करते रहोगे, लेकिन पूरा कभी नहीं कर पाओगे शायद, बिकॉज ऑफ योर प्रिविलेजेस, राइट। बट दैट डजंट मीन दैट यू स्टॉप क्वेश्चनिंग योर प्रिविलेजेस। सो हम सबका गोल एलाय होना ही होना चाहिए, और हम सबको अपनी तरफ से, मतलब मर्दों की बात कर रहा हूँ, हम सबको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि वी एक्चुअली कम फ्रॉम अ कम्युनिटी व्हिच हैज बीन एन ऑप्रेसर फॉर सेंचुरीज। So if women are angry for then there is a legit reason for them to be angry. तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि यार आपने इसकी केस के मेरिट्स नहीं देखे, आप इन्वेस्टिगेट कर, ठीक है। दैट डजंट मीन कि मैं क्रूसिफाई होने के लिए तैयार हूँ खामखा। जो चीज मैंने कभी करी नहीं है, जो एक एनोनिमस अकाउंट बोल के चले गए कि हम कोई प्रूफ नहीं देंगे, मैं क्रूसिफाई होने के लिए तैयार हूँ, बट आई विल गो थ्रू
आई एम रेडी टू गो थ्रू द प्रोसेस इन अ कंपैशनेट वे विदाउट इवन पॉइंटिंग अ फिंगर। कभी मैं इस मूवमेंट को कोई हार्म ना पहुंचे, ये तो मेरा इस पे स्टैंड है, ठीक है। और रही बात आपके ये ट्विटर हैंडल की, जिसने सवाल किया है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जंतु है सर। ये सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ना, मैं और इनको मैं पर्सनली जानता भी नहीं, कभी मिला भी नहीं हूँ, लेकिन ये जो है, ये खातून जो है, सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग अकाउंट्स हैं। इनका असली नाम कुछ और है। ये आपको कैसे पता है? ये मुझे पता है, ये ट्विटर अकाउंट ना मुझे मालूम है सर। इनका असली नाम कुछ और है, इनका फेसबुक अकाउंट पे नाम कुछ और है, इनका ट्विटर पे नाम कुछ और है, ठीक है। और अपने फेसबुक के जो इनका फर्जी नाम था, उससे ये मेरे फेसबुक में भी घुसी। नहीं, बट इन्होंने तो तस्वीर भी लगाई हुई है ट्विटर पे, तो आई एम श्योर इट्स एन एक्चुअल पर्सन। नहीं, हाँ, इट इज एन एक्चुअल पर्सन। ओके। इनको मैं जानता भी नहीं, इनको मिला भी नहीं। इन्होंने कहीं से फोन नंबर निकाल के मेरे को फोन करके भी, मतलब अनशन बातें भी करी, मेरे को धमकियां उमकियां भी दी खामखा। और इनका एक अपना एजेंडा है, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। इनकी एक अपनी कहानी, जो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको इसको रखने के बाद बताऊंगा। इट इज सो फनी कि आप सोचोगे तो फिल्म की स्क्रिप्ट है। ये इतनी फनी कहानी है इनकी। इन्होंने मेरे को फोन किया, फिर मैंने भी, जब इनका फोन, मुझे तो मेरे पास तो नंबर था नहीं, इनका फोन आया तो मैंने भी इनसे बात करी। तो ये मेरे को, इन्होंने फिर जाके फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा उल्टा करके, मैंने इनको फोन करके धमकी दी, और उसमें मेरा मजाक उड़ाया कि बूमर अंकल को मुझे समझाना पड़ा कि कैसे कैसे होता है ऐसे। और मैं मतलब ये वाले जो लोग हैं, मतलब मुझे कई बार इन पे दया आती है थोड़ी सी। इनको ये पता नहीं चलता कि सामने वाला इनकी क्लास ले रहा है, कि इनके साथ तफरी ले रहा है। तो इनको समझ ही नहीं आया, तो इन्होंने वहां पे वो छाप दिया। अब इन्होंने ट्विटर पे एक नए नाम से हैंडल बना के रखा हुआ है, ठीक है। इनका इनका एक पर्सनल एजेंडा है मेरे साथ, जबकि ना मैं इनको जानता हूँ, ना मैं इनसे कभी मिला हूँ। इनकी एक अपनी एक कोई कहानी है, ठीक है, जो इतनी फनी है, इतनी रिडिकुलस है, जिसमें मेरे को लपेट रही है खामखा। ये पॉडकास्ट खत्म हो जाए तो मैं आपको एक कहानी भी बताऊंगा, और हाँ, फिर मे आप बी भी ऐसे लेट्स करोगे। नॉट डिस्कस सम रैंडम पर्सन्स स्टोरी। आई थिंक सीरियस एलिगेशंस असाइड, बट ये जो छोटी मोटी बात है, तुम ये सेक्सिस्ट आदमी है, ये रेसिस्ट आदमी है, ये एसोल है, ये बुरा है, ये वर्ड्स लोग इस तरह सोशल मीडिया पे रैंडमली थ्रो कर रहे होते हैं। पहले मैं एंगेज करता था, मैं गलती करता था कि मैं एंगेज करता था, और जो सुनने वाले हैं वो भी बड़े खुश होंगे कि बड़े टाइम से इसने अपने ट्विटर रोने नहीं सुनाए। क्योंकि अब मैं रोता ही नहीं हूँ, अब मैं जाके एंगेज ही नहीं करता। भाई, अगर किसी की नजरों में मैं बुरा हूँ, तो मैं उसको बता करके मैं बुरा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हो जाऊंगा। तो अगर उसको कोई नींद पॉइंट नहीं। बेहतर आती है ये सोच करके मैं बड़ा ही बुरा इंसान हूं, तो तू सो जा। जो लोग मुझे जानते हैं या जानने की कोशिश करेंगे, वो देखेंगे कि ये बात गलत थी। जो मुझे जानता ही नहीं ना मुझे कभी मिलेगा, और उसने अपने दिमाग में एक शहजाद बनाया हुआ है बनाता जिसका रहेगा, और हकीकत क्या। से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा क्या, बना और सो, मैं अपना चैन से सोऊंगा। वही वही मैंने भी, मतलब शुरू में जब ये एलिगेशन लगा था, तो मैं भी आई वाज वेरी डिस्टर्ब। मैंने कहा यार, ये मतलब किसी को झूठ बोल के क्या मिलेगा। फिर बाद में मैंने सोचा, जब मुझे मालूम है कि ये सब मैंने किया ही नहीं है, और तो मैं तो फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हूं, तो मुझे क्यों अपनी इसमें, व्हाई शुड आई लूज माय स्लीप ओवर दिस। एंड सो व्हाट, मतलब आप नहीं आ रहे इन्वेस्टिगेशन, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और रही बात इनकी, तो ये अगर कोई अपना पर्सन, देखो वही होता है ना कि ये 20 समथिंग जो है, इनकी सारी जिंदगी ना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे ही चलती है। कितने फॉलोवर हो गए, कितना वो हो गया, क्या इसमें हम क्रिएट करें कि मेरे फॉलोवर बढ़ जाए। अरे यार, करो ना अपनी लाइफ में, अपना एजेंडा दूसरों पे मत थोपो ना यार। आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है, कुछ भी करो आप। एंड देयर इज सम और जब पकड़े, जी, 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 वही जब पकड़े जाओ तो एक्सेप्ट कर लो। जी। अब इतने एलियास बना बना के हमें क्या जरूरत है कि अपने 3-4 फर्जी आईडी बना बना के इधर भी घुस जाओ, उधर भी घुस जाओ, उधर भी घुस जाओ। I think there's some phenomenal work being done in online activism. औरत मार्च की जो मकबूलियत है online has played a huge role in that. Me Too movement में भी, but कुछ Absolutely. online activism है जो बिल्कुल ही performative होता है, where activists are only interested in the number of likes and the followers they have. जिस तरह जिब्रान नासिर है, is brilliant. He does actual work. वो केसेस Yeah. भी लड़ता है, वो मूवमेंट भी चलाता है, वो प्रोटेस्ट भी करता है, वो प्रिजन भी जाता है, एंड आई गेट इट। एवरीबडी डज नॉट हैव द सेम रिसोर्सेज टू डू ऑल ऑफ द थिंग्स दैट ही डज, और द विल पावर। वो अजीम आदमी है जिब्रान। पर कुछ लोग जो होते हैं जिनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट है सिर्फ ट्राइब्स में, कि मेरा ट्राइब कौन है, इनको सपोर्ट करना है, प्रिंसिपल गया भाड़ में।
वो अगर कुछ लोग उनके ट्राइब पे इल्जाम आएगा तो मीटू भी नहीं करेंगे, भले वो फेमिनिज्म नाम की खा रहे हो, अपने फॉलोअर्स बनाए हो, उनके दोस्त पे आएगा तो नहीं जी, ये तो फिर हमारा जिगरी है। वहीं तो पता चलता है ना कि आपकी पॉलिटिक्स कितनी जी। सॉलिड है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको, कुछ लोग सोशल मीडिया पे ऐसे हैं जिनको जिनकी पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, लेकिन उनको प्रोटेस्ट में दिखना है। वहां पे जो औरत मार्च में मुझे दिखना है, मेरी एक तस्वीर होनी चाहिए कि मैं औरत मार्च में हूँ। मैं दिल्ली में जंतर मंतर पे, मेरी एक तस्वीर होनी चाहिए कि मैं इस प्रोटेस्ट में, किसान आंदोलन में मैं इस प्रोटेस्ट में गया, मेरी वहां पे तस्वीर होनी चाहिए। और फिर उसका वो बनाते हैं। कहने के लिए इतना बहुत कुछ है, आउटरीच के लिए इतना बहुत कुछ है इनकी। और इनकी आउटरीच से ही पता चल जाता है कि किस लिए ये कर रहे हैं। तो इस तरह की जमात इकट्ठी हुई है, बट दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द टाइम दैट वी लिव इन। ये सोशल मीडिया का ही प्रोडक्ट है, और हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा, इस तरह के भी लोग मौजूद हैं, इस तरह के भी बहुत। और जैसे मैं पहले बोल रहा था ना कि अगर कोई पिछड़ी कम्युनिटी में है, ऑप्रेस्ड कम्युनिटी में है, तो जरूरी नहीं है कि वो बेईमान नहीं होगा। तो हम ये भी मानना चाहिए हमको कि इफ वी कंसिडर विमेन इक्वल ह्यूमन बीइंग्स एज मेन, तो वी शुड ऑल्सो अफोर्ड देम इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी एज इविल एज मैन। आई मीन, सुनने में बहुत अजीब सी हाँ लगती है, नहीं नहीं, सही बट बात है। होता है। हाँ अगर कोई कोई मतलब उसमें चालबाजी कर रहे हैं, कोई मैनिपुलेटिव है, कोई कुछ है, तो आदमी भी है भाई। आई एम नॉट सेइंग चल, टू रॉन्ग्स मेक इट राइट। मैं कह आई एम रहा हूँ नॉट चले, सेइंग। अगर औरतें करती है वो अपना हक निभा रही है कि यार उनके साथ इतने साल बुरा हुआ है, चले कुछ बुरा कर लें वो भी, गुलाब गैंग बना लें। ये जो मर्द बीच में घुसते हैं ना हर चीज में और बोलते हैं मैं, मेरे को सब कुछ पता है। मेरा एक दोस्त है और फेमस आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। उसके बारे में भी किसी ने रिसेंट ट्वीट किया था, इसकी शक्ल देखकर मुझे मीटू वाइब्स आती हैं, मार्क माई ट्वीट डाउन, ही विल इवेंचुअली गेट एक्सपोज। अब ये मर्द कोई एक ट्वीट कर रहा है, इस मर्द के दिमाग में मीटू मजाक है कि यार ये बंदा मुझे नहीं पसंद, मैं चाहता हूं कल को इसको में मीटू लग जाए। फॉर हिम इट्स अ वे ऑफ गेटिंग समबडी ही डजंट लाइक कैंसल, ही डजंट केयर अबाउट कि उसका कोई विक्टिम हो, उसके साथ बुरा हुआ, उसको कोई जस्टिस मिले। उसके अपने जहन में जी मुझे मीटू मीटू वाइब्स क्या आती है किसी की शक्ल देखकर। आई हाँ। मीन लाइक इमेजिन द डिप्रेविटी ऑफ दैट माइंड who sits alone at night, feels shit about himself, looks at somebody famous and is so jealous and is so like hateful about his own life, दैट इज विशिंग कि एक विक्टिम भी हो और इसका विक्टिम हाँ। हो, उसके साथ एक लड़की के साथ भी बुरा हो, ताकि मैं चैन से सो सकूं और बोलूं हाँ मैंने कहा था ना मुझे मीटू हाँ। वाइब। तो ये ये व्हाट अ ये पर्सनल डिस्गस्टिंग एजेंडा मैन, हो गया ना। व्हाट अ ये डिस्गस्टिंग पर्सनल एजेंडा, डिस्गस्टिंग मैन। पर्सनल एजेंडा लेके और मीटू मूवमेंट के ऊपर पिगी बैक करने, इस तरह के बहुत लोग मौजूद हैं। इस तरह के बहुत लोग हैं। और वो एक्सपोज होंगे, अपने आप ही एक्सपोज होंगे। जो जिसने मेरे खिलाफ, जो मास्टरमाइंड है ना ये मेरे खिलाफ एलिगेशन की, वो अपने आप ही एक्सपोज होगा, अपने आप ही अपनी ट्वीट ट्वीट से अपने आप को एक्सपोज करे जा रहे हैं। एंड मुझे कुछ कर जी। मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा। मैंने खाली एक स्टेटमेंट दी कि मैं तैयार हूं इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन वो अपने आप ही अपने ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह से, मैं तो अब देखता भी नहीं, लोग देख दाख के मेरे को बता देते कि यार अब तो खैर बहुत काफी टाइम हो गया, मेरे वो मेरे अपने आप ही वर्ड्स एक्सपोज हो गए। मेरे वर्ड्स बहुत ज्यादा लोग ट्विस्ट करके एक ट्वीट में लिख देते हैं कि इसने ये बोला। तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं जिन मर्दों की बात कर रहा हूँ वो मर्द हैं जो मीटू पे पिगी बैंक करते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो मर्द अपनी हाँ। स्टोरी से आते हैं और मर्दों ने उनके साथ क्या किया, वो सर्वाइवर्स हैं, उनके पास मेरा फुल सपोर्ट है, वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। एंड एब्सोल्युटली बॉयज और मर्दों के साथ भी ये बहुत ज्यादा कॉमनली होता है। सो मोर पावर टू ऑल ऑफ देम, दोज आर नॉट पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, दे हैव माय सपोर्ट, फुल सपोर्ट। अच्छा हुआ डिस्क्लेमर डाल दिया। सर आपको नहीं पता, यहाँ पे बस लोगों को मजा आता है तो बस को ट्वीट कर देता है, वो हो ट्विस्ट करके। ये भी नहीं किया यार चल तू क्लिप ही डाल दे, इवन दो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप भी बुरी है, टेक्स्ट लिख करके ये कहा है उसने। अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि somehow I'm seen as a Sindhi supremacist, as if that's even a thing। मैं भी पढ़ के परेशान हो गया था। नहीं ठीक है, अब यार किसी को बोलने से तो रोक नहीं सकते हो ना आप। मैं बस यही कह सकता हूँ आपसे कि बिकॉज पीपल लाइक यू एंड मी, वी आर सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस इशू, दिस मी टू थिंग। एंड इन आवर वर्क, इन माई वर्क, इन योर वर्क, मैंने लिखा है, बोला है इसके बारे में, फाइट किया है खुद के बारे में, तो वी आर मोर सेंसिटिव अबाउट इट। कल को अगर इफ जैसे मैं कोलेटरल डैमेज हुआ या आप कोलेटरल डैमेज होते हो, तो आप
अपनी पॉलिटिक्स के साथ ट्रू रहो और आप ये बोलो कि अच्छा आपको ऐसा लग रहा है, किसी को भी लग रहा है ऐसा। अब इस एनोनिमस के पीछे कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसका तो फैसला तभी होगा ना जब आप पोलाइटली बोलोगे यार कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवा दो। नहीं, बॉयज बॉयज तो शायद मुझे बोल सकते हैं। मैं ऑल बॉयज स्कूल गया था, वहां हम स्कूल में जाकर गोटियां फ्लिक मजाक मजाक में कभी हाथ मार दिया। तो बॉयज स्कूल में तो ये बहुत चलता था। तो मेरे साथ कोई अगर बॉयज स्कूल में गया था और कभी मैंने बॉल गलत जगह मार दी या मैंने फ्लिक कर दिया तो माफी। हमें नहीं पता था, हम सब, मेरे भी बहुत दफा हुआ है। नहीं वो तो नहीं होगा शायद। हम फिर मतलब वही है कि हम ट्रिविलाइज ना करें मूवमेंट को, मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट। और आई डू समटाइम्स थिंक अबाउट इट कि ये जो बॉयज स्कूल का कल्चर होता है, आई डोंट नो आपने अगर कभी एक्सपीरियंस किया है, वहां पर इट्स टेकन वेरी लाइटली। अगर आपने किसी को किसी सेंसिटिव एरिया पे थोड़ा मार दिया, हाथ लगा दिया, नॉट सेक्सुअली, लिटरली लाइक थप्पड़ मार दी या फ्लिक कर दिया एज अ जोक, इट्स ट्रीट, आई डोंट नो व्हाई इट्स ट्रीटेड नहीं लाइक बट दैट। और नहीं, आई एम श्योर दैट ऑल गर्ल्स स्कूल में भी ये होता होगा। मतलब दिस हाँ, इज बेसिक ह्यूमन इंटरेक्शन। और सी इंपॉर्टेंट डिबेट क्या है, कंसेंट का है, ठीक है। जो कंसेंट का डिबेट है ना, दैट इज द अंडरलाइंग थिंग हियर, राइट। अगर आप कहीं किसी का कंसेंट वायलेट कर रहे हो तो आप गिल्टी हो। और अगर आप कंसेंट की वैल्यू करते हो, कंसेंट की पॉलिटिक्स को समझते हो, कंसेंट की डायनामिक्स को समझते हो, कंसेंट को इज्जत देते हो, देन देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स बीइंग अ सेंसिबल ह्यूमन बीइंग। मर्दों के लिए तो यही बड़ा मुश्किल है ना, कि यही बड़ा मुश्किल बना के रख दिया प्रिविलेज ने कि सेंसिबल ह्यूमन बीइंग ही हो जाए। तो आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कंसेंट, राइट। बाकी जो है ये जैसे आप अली जफर का एग्जांपल देते हो, ये जो बेलिजेंट पोस्टरिंग होती है ना, दैट्स, वो अपने आप ही प्रूव कर देता है कि आप गिल्टी हो। या उसने मतलब टीवी पे जाके अली जफर ने क्या बोला था कि मैंने कटरीना कैफ के साथ मूवी की है, मैं कटरीना कैफ को छोड़ के मिशा शफी को हरास करूंगा। दैट्स नॉट हाउ ये हरासमेंट कोई वर्क्स। लॉजिक, ये कोई लॉजिक थोड़ी है यार। आप वहां करोगे जहां आपको मौका मिल जाएगा। पावर ना, अगर आप बॉलीवुड में जाके कटरीना कैफ को करते तो फिर आपकी औकात आपको पता चल जाती। वहां आपके पता चल पास जाती। पावर नहीं है, वहां आप नौकर बनकर गए हुए थे बेचारे, तरले डालकर। यहाँ आप अपने आप को किंग समझते हो। इट्स ऑल अबाउट ये पावर। ये ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना, इस तरह के आर्ग्यूमेंट से ही पता चलता है कि आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कंसेंट की उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इस इल्जाम की उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि हाउ टू एड्रेस इट। ये जो बेलिजरेंट पोस्चरिंग है ना, दिस इज नथिंग बट मेल प्रिविलेज। और इस पोस्चरिंग से ही जो सेंसिबल लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा कि बॉस ये गिल्टी है। और मीशा शफी कोई छोटी मोटी चीज है क्या? मीशा शफी भी अपने आप में, और उसको शी हैज एवरीथिंग टू लूज इफ शी कम्स आउट विद दिस एलिगेशन। अगर वो आके बोलती, शी हैज एवरीथिंग टू लूज, बट येट शी वाज ब्रेव इनफ टू कम आउट टू कन्फ्रंट अली जफर। तो ये ये जो बेलिजरेंस है, ये अपने आप में ही ये इट इज अ गिव अप। वो अगर उसको अपने पे भरोसा होता, अगर इनोसेंट होता, तो वो बिल्कुल पोलाइटली ये बोलता कि यार इफ somebody has this complaint against me, then there has to be an investigation and I'm willing to participate to clear my name. उसने उल्टा डेफेमेशन का सूट, लॉ सूट डाल हाँ, दिया। तो ये तो सबसे आसान है ना, हमारे यहाँ पे डेफेमेशन मार दो किसी पे भी और फिर वो बेचारा सामने आएगा ही नहीं फिर। Yeah, which is why I feel कि Ali Zafar Misha case more than Ali Zafar and Misha has become a test case. आपके जो opinions हैं, it's what's your opinion about the movement. तो मिशा को जिस तरह अगर जलील किया जा रहा है या अली जफर को हीरो बनाया जा रहा है, वो ये है कि हजारों और जो लड़कियां हैं वो सामने ना आए। राइट राइट, वो वही उसका वही होता है। बट अब मैं ये बोलूं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब जैसे ये जो ट्विटर हैंडल है जिसने आपको ये लिख के भेजा, इनका अलग एजेंडा है। तो ये एजेंडा भी एक्सपोज होना चाहिए, सो दैट दे डू नॉट हाईजैक द मूवमेंट एंड दे डू नॉट पिगीबैक ऑन द मूवमेंट। तो एज आई टोल्ड यू कि हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा क्या एजेंडा है। एंड उसके बाद आप जितनी देर हंसेंगे ना उस पूरी कहानी पे, 1 मिनट के 100 रुपए लूंगा मैं। Ask him, does he support 295A? How can people of all political spectrum agree upon values of free speech in India like they do in America? नो, आई डू नॉट सपोर्ट 295 है। आप पे तो लगा हुआ है ना? मेरे पे लगा हुआ है, ए भी लगा हुआ है, बी भी लगा हुआ है।
और आपके यहाँ तो उसको और ही लेवल पे ले गए। हाँ, ज़ियाउल हक की मेहरबानी, हमारे पास सीबी है। हाँ सीबी है आपके पास तो। हाँ जी जी। नहीं, आई डोंट सपोर्ट 295A 295B। फर्स्ट ऑफ ऑल के फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना, बहुत ही जिसको बोलते हैं ना हाई लेवल का एक फ्रीडम है। मतलब किसी भी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को फ्रीडम ऑफ स्पीच के प्रिंसिपल को ना हर रोज निगोशिएट करना पड़ेगा। मतलब कोई एक एब्सोल्यूट पोजीशन नहीं आएगी कि अब हमने इसको पूरी तरीके से समझ लिया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट व्हाट इज हैपनिंग इन योर सोसाइटी। आपकी सोसाइटी की जो फॉल्ट लाइंस हैं उन पे डिपेंड करता है, आपकी सोसाइटी में जो ट्रबल्स हैं उन पे डिपेंड करता है, आपकी सोसाइटी में जो सेंसिबिलिटीज हैं उन पे डिपेंड करता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब उसके नीचे जो सोसाइटी है उसकी फॉल्ट लाइंस को एड्रेस किया जा सके, उसके अंदर जो इनसिक्योरिटीज है उनको एड्रेस किया जा सके, और उसको एड्रेस करने के लिए एक बहुत तगड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल विल चाहिए। वो एड्रेस होगा तभी वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो आर्ग्यूमेंट है वो और ज्यादा रिफाइन होता रहेगा, होता रहना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अंडरलाइंग सोसाइटी है उसके जो इल्स है, उसकी जो फॉल्ट लाइंस है, उसकी जो इनसिक्योरिटीज हैं, उसकी जो भी कमियां हैं उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपको याद होगा कि AIB ने बहुत साल पहले, कुछ साल पहले एक रोस्ट किया था, नॉकआउट, ठीक है ना, AIB नॉकआउट जी। अब वो नॉकआउट है नहीं मुझे पता नहीं है, पर उस हाँ पर काफी नॉकआउट बहुत हंगामा हो अच्छा गया था। था जी जी जी। कि लोगों ने शोर मचाया कि ये जो है ऑब्सीन है, और कुछ लोगों ने बोला डेफेमेटरी भी बोला, कुछ लोगों ने हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को ऑब्सीन लगा उनको ऑब्सीन क्यों लगा, बिकॉज देर इज अ ह्यूज डिवाइड। जहां पे AIB का जो ऑडियंस वहां पे बैठा हुआ था उनको नहीं लगा ऑब्सीन। तो ये जो डिवाइड है सोसाइटी का, ये जो गैप है, इस गैप को खत्म करने के लिए और एटलीस्ट कम करने के लिए एक जबरदस्त पॉलिटिकल विल चाहिए। जब वो गैप कम हो जाएगा तभी फ्रीडम ऑफ स्पीच अपने आप ही एलिवेट होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, और दुनिया भर में हर जगह ही होता है, हमारे तो कुछ ज्यादा ही होता है कि इस गैप को ना और ज्यादा बढ़ाता चले जाते हैं ताकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वो कम होता चला जाए और कोई बोले ना कुछ। हम चुपचाप फिर से गुलाम रियासत बन जाए। भगत सिंह ने बोला था कि जो ब्राउन जो गुलामी करवाएगा ना वो ज्यादा खतरनाक होगी। तो मैं नहीं एग्री करता 295 से। और हैविंग सेड दैट, हेट स्पीच कोई फ्री स्पीच नहीं है, ठीक है। फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को मतलब मारने की धमकी दे दो, आप किसी को बोलो कि दिस वुमन शुड बी रेप्ड इन पब्लिक, ये कोई फ्री स्पीच थोड़ी है। ये तो कुछ कन्वोल्यूटेड सा आपको माइंड सेट है जो आप इस तरह से दिखा रहे हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए रोज बात करनी बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू हैव टू मेक देम अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे कन्वर्सेशन। और जो नहीं पसंद वो सुनने की काबिलियत और बर्दाश्त होनी चाहिए। लोग स्टूपिड बर्दाश्त होनी आर्गुमेंट चाहिए। करते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, तो मैं चलकर बाहर किसी को टक्कर मार दूं, नहीं वो इलीगल है, वो असॉल्ट नहीं, है, वो मैं मार रहा हूँ किसी को जाकर। तो ये जो कहते हैं बिल्कुल फ्रीडम ऑफ थोड़े। स्पीच एब्सोल्यूट, भाई हेट स्पीच वो आप लिटरली, मैं अगर आपको रोज फोन करूं कि संजय तू यहाँ रहता है, मैं आ रहा हूँ रात को मर्डर करने, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो थ्रेट है। उसके लिए मैं जेल में नो, जाऊंगा क्योंकि मैं थ्रेट कर रहा हूँ दूसरे इंसान को। बिल्कुल। सो ये सब चीजें समझने के लिए सोसाइटी को भी एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली इवॉल्व होना पड़ेगा सोसाइटी को, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर होती है, पॉलिटिक्स के ऊपर होती है। एक स्टेट की विल होनी चाहिए कि हमें अपना जो माशरा है, जो हमारा मुल्क है, उसको उसको हमें कैसा बनाना है। अगर आपको डिवाइड ही क्रिएट करना है, बिकॉज डिवाइड एंड रूल इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लॉइट अ पॉपुलेशन, अगर आपको वो करना है तो फिर तो यही लड़ते रहोगे। मैं तो ज्यादा से ज्यादा स्टेटलेस सोसाइटीज में यकीन कर रहा हूँ। स्टेट के बेसिक रूल्स होने चाहिए कि भाई यार ये रूल्स ऑफ गवर्नेंस हैं, इसके अंदर रहो। हमारे यहाँ तो स्टेट बोलता है भाई तू 9 बजे उठेगा, पहले ये दांत ब्रश करेगा, फिर खाना खाएगा। स्टेट ना आपके घर, बिस्तर, दिमाग, हर चीज में घुसा हुआ है। बिल्कुल, मतलब दो लोग बिस्तर हर में हर क्या कर जगह। रहे हैं, उसके स्टेट का काम क्या है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे स्टेट्स का इंटरेस्ट रहता है कि नहीं भाई हम हर चीज रेगुलेट करेंगे। किसी ने पूछा है हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या फर्क है। यार मैं तो एथीस्ट आदमी हूँ यार, मुझसे ना पूछें ये सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट रेड्स ऑन न्यूज क्लिक एंड न्यूज लॉन्ड्री। क्योंकि आई थिंक आपने नवंबर में आना था, ये शायद अराउंड उस टाइम हुए होंगे।
तो उन्होंने राय पूछी। हाँ 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 हाँ, रेड्स हुए थे उन पे। तो वही बात है कि वो फ्री स्पीच पे अटैक है, मतलब उनको लग रहा है कि ये रिपोर्टिंग हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो स्केयर टैक्टिक्स है उनके ऊपर। ईडी की, आईटी की रेड्स डलवाई हैरेस करने के लिए, एक फियर डालने के लिए कि आइदर यू टो द लाइन और बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, विच इज द ट्राइड एंड टेस्टेड पुरानी टेक्निक है, इट डजंट वर्क। और तो ये कर रहे हैं, ये हुआ था। न्यूज लॉन्ड्री इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे भी बुलाया था, मेरा इंटरव्यू देखें जाकर वहां पर। बहुत मजा आया था मुझे अरे उनसे वाह। बात करके। आई थिंक इसके जर्नलिस्ट को तो इन लोगों ने कोई स्पेस दी ही नहीं है। हमारे पीछे शायद हमारी इतनी औकात नहीं है जितनी हमें अटेंशन मिलती है गवर्नमेंट और स्टेट से, लेकिन कुछ बचा नहीं है ना जर्नलिस्ट के साथ। जो हाल के पाकिस्तान में मीडिया एक नैरो स्पेक्ट्रम में क्रिटिसाइज भी कर सकता है, बचे ही आई थिंक सिर्फ कमेडियंस हैं, जो लास्ट बैस्टियंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वरना तो हम्म। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ सही बात है, बट लेट्स सी कब तक चलता है ये। कि किसी ने मैं नहीं भी। मानता कि जो जो सीरियस कॉमिक्स हैं, जो पीपल हु टॉक अबाउट इश्यूज विल और कैन बी साइलेंस्ड, दे विल फिगर आउट अ वे टू यू नो कन्वे देयर थॉट्स एंड रिडिक्यूल द पावर्स, दे विल फाइंड इट। आई और उनको एग्री। चुप कराने के लिए तरीके बहुत जगहों से आए जाते हैं। देखो, आप पब्लिक में होते हो, आप बोलते हो, तो बहुत सारे लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। आपको चुप कराने के बहुत तरीके हैं। आपको आपके ऊपर केस लगा दिए जाए, आपके ऊपर एलिगेशन लगा दिया जाए, मत आपके देना ऊपर। आइडियाज आप गवर्नमेंट को मेरी। नहीं नहीं, ऑलरेडी है ये। आपके ऊपर करप्शन का कुछ लगा दे, इनकम टैक्स का कुछ लगा दे, फिर आप एक मतलब, भाई आप क्या मतलब चक्कर ही काटते रह जाओगे खामा के, भैया ये नहीं है, वो नहीं, ये रहे मेरे पेपर्स, ये रहा मेरा फलाना, ये रहा वो चीजें मैं दे दो। दीज आर द वे टू, बिकॉज हमारे यहाँ तो जो प्रोसेस इज पनिशमेंट ना। हम्म। अगर क्या आपके ऊपर एक मुकदमा हो जाए तो आप उसके धक्के खाते खाते ही आपकी पनिशमेंट हो जाएगी। ये दैट्स द होल लॉजिक ऑफ डेफेमेशन लॉ सूट्स, कि बस कोर्ट आए, जलील हो रोज, पेशियों पे पेशियां हो, जजमेंट भले जो भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, जलील होना जरूरी है, हम्म, इसलिए डेफेमेशन काउंटर डेफेमेशन लगते रहते हैं यहाँ पर। जी जी जी। ये इसी से लिंक्ड ही किसी ने सवाल पूछा था, व्हाई हैज कमेडियन रिप्लेस्ड जर्नलिस्ट इन टुडेज इंडिया एंड पीपल लुकिंग एट कमेडियन एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। गलत करते हैं, मत देखें, हमें खुद नहीं पता कुछ भी। एंड कॉमेडी ऑन रिलीजन इज रियली नेसेसरी, और comedians are not able to concentrate on different content due to political issues of today's time। 3 सवाल पूछ लिए नहीं, उन्होंने एक सवाल के जवाब में। पहला तो उनका सवाल ये था कि कॉमेडियन जर्नलिज्म वाला, तो यार ये सवाल तो आप अपने आप से पूछिए कि क्यों ऐसा है कि जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट नहीं रहे और कॉमिक्स जो है वो दे आर टॉकिंग अबाउट इश्यूज। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू टू पॉन्डर कि ऐसा क्यों है, और आपके आसपास आपके घर में लोगों से बात करें तो आपको उसका जवाब वही मिल जाएगा। दूसरा ये कि रिलीजन के ऊपर मजाक क्यों बनाते हैं, तो यार अब रिडिकुलस चीज कुछ लगेगी तो उसका मजाक तो बनेगा ही ना यार। अब अगर मार्क्स बोल रहे हो ओपियम ऑफ मासेस, तो हम ओपियम का मजाक ना बढ़ाएं क्या? और तीसरा सवाल क्या था उनका? पीपल लुकिंग एट कमेडियन एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये था कि बाकी कंटेंट खत्म हो गया है क्या, पॉलिटिकल इश्यूज मतलब? नहीं, पॉलिटिकल नहीं, इश्यूज में भी रिलीजन, सबसे ज्यादा कंटेंट है भाई। तो रिलीजन तो पॉलिटिकल इशू ही है ना फिर। हाँ, आप इस तरह रिलीजन इज करते अ हैं, पॉलिटिकल इशू। आप शो करते हैं एवरीवेयर रिलीजन भारत, इज अ पॉलिटिकल इशू। आप शो करते हैं भारत एक मौज, मैं भी सोच रहा हूँ उसी फॉर्मेट पे शुरू कर दूं, पाकिस्तान एक फौज। कर दो, हमारे यहाँ तो अभी मौज चल रही है, फौज पे किया तो फिर देख लेना यार। हाँ, मुझे अभी गायब होने का कोई शौक नहीं। आपको थोड़ा लिबरल से डर नहीं लग रहा? मुझे तो ठीक है, राइट तो जो साइलेंसिंग करता है ये करता है, बट मुझे आजकल बड़ा डर लग रहा है कि ये साइलेंसिंग, डी प्लेटफॉर्मिंग, बैनिंग, ये लेफ्ट और लिबरल्स की तरफ से इतनी ज्यादा आ रही है, और वो बिग टेक को या ट्विटर को। और मैं उनको हम्म, समझाता रहता हूँ कि भाई ये तुम्हारे एलाइज नहीं है। वही ट्विटर जो अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, वो जब इंडियन गवर्नमेंट उनको अकाउंट देती है उनको बंद कर देता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट जब उनको अकाउंट देती है उनको बंद कर देता है। आप अगर बिग हम्म, टेक को या स्पॉटिफाई को बोले भाई तू जो रोगन को कैंसिल करते हैं, आज वो उसको कैंसिल करेंगे, डी प्लेटफॉर्म करेंगे जिससे आप डिसएग्री करते हैं, कल को वो उसको करेंगे जिससे आप अग्री करते हैं। सो डू यू फील लाइक ये लिबरल्स भी जो हैं दे डोंट अंडरस्टैंड these values of freedom of speech which they supposedly espouse? अगेन सर, दिस इज अ वैलिड कंसर्न।
एक तो ये कैंसिल का सीन क्या है कि ये वन अपमैनशिप पे भी चल रहा है, जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा है। जो सीजन्ड एक्टिविस्ट हैं, जो जिन्होंने वास्तव में ब्लड एंड स्वेट बहाया है किसी एक्टिविज्म में और ग्राउंड पे कुछ काम किया है, वो मेरे ख्याल से इस कैंसिलेशन वगैरह के चक्कर में नहीं है। ये जो वो यंग ब्रिगेड जो मैंने बात करी ना, जिनका ब्लड स्वेट नहीं बहा है, जिनका जो एंड आई एम साउंडिंग वेरी जजमेंटल हियर राइट नाउ, बट दिस इज व्हाट आई हैव सीन। आई एम श्योर आप देन और उनकी मैं उस उम्र में इससे भी बुरे थे, सो दे आर एटलीस्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। हम तो पता नहीं हमारे टाइम में नहीं था। 16-18 साल में क्या ही कर रहे थे। हाँ, मैं ही कह रहा था कि मैंने देखा है ना, आई मे बी रॉन्ग बट आई कीप ऑन डिस्कसिंग दिस विद लॉट ऑफ पीपल, एंड लॉट ऑफ पीपल आर कैरिंग द सेम इंप्रेशन दैट देयर इज एक पूरा तबका क्रिएटेड है और सोशल मीडिया पे जिनका लाइफ का इकलौता गोल ये है कि सोशल मीडिया पे मेरे कितने फॉलोअर्स हैं और मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे मैं एक वॉइस बन जाऊं, मेरे फॉलोअर्स हो जाएं। उसके बड़े आसान तरीके आजकल हो चुके हैं, जैसे मैंने बोला, फोटो साइट पे दिख जाओ या कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दो, उससे आप इमीडिएटली फॉलोअर्स आपके बढ़ जाएंगे, और ये सब बहुत सारे लोग करते हैं और सोशल मीडिया इस्तेमाल भी करते हैं। अब लिबरल ब्रिगेड का अगर आप कहें कि वो वही एक दूसरे को कैंसिल करने में लगे हुए हैं, जो कैंसिल कल्चर है, वेल आई डोंट नो, मे बी दे वांट अ परफेक्ट रेवोल्यूशन, राइट। आप ये देखो ना कि अगर कोई एंटी फाशिस्ट है, ठीक है, और बहुत फियर्सली एंटी फाशिस्ट है, बट एट द सेम टाइम ही इज अ मिसोजिनिस्ट, ठीक है, liberals will point it out. That is one important thing about being a liberal. Okay, you may be anti-fascist, but if you are a misogynist, you will be pointed out. You will be called out, as they say it. And that's why they are liberals. Liberal thought process का यही तो एक वो है कि आप राइट विंग का तो सिंपल है ना सर, राइट विंग का तो एक वन पॉइंट एजेंडा है कि बस आप चाहे मिसोजिनिस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन आप जो है हमारी साइड से बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट विंग का मंत्र मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ, चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, हाँ हाँ ये हाँ, उनका बस। फंडा। हाँ, तो लिबरल का तो बिल्कुल, लिबरल का ये जो सोचना है कि आपको हर बॉक्स चेक करने हैं, ये दैट इज द होल आइडिया ना, मतलब दैट्स व्हाई यू आर अ लिबरल, बिकॉज योर थॉट प्रोसेस इज सो डेवलप्ड दैट यू कैन सी कि किसी बंदे की जो फियर्स एंटी फासिस्ट रेटोरिक है, उसके बीच में आप उसकी मिसोजिनी और उसका कास्टिज्म देख पाते हो। दैट्स व्हाई यू आर अ लिबरल। But that's not what I was getting at. What I was getting at is they're looking at allies in the wrong places. जिस तरह स्टेट है, स्टेट आपका एलाई नहीं है, बिग टेक आपका एलाई नहीं है, तो ठीक है आप ट्विटर को बोलो कि यार अर्नब ने आज मिसोजिनस बात की है, अर्नब को ट्विटर से डिलीट कर दो। आप कैंपेन चलाओ यार अर्नब ने मिसोजिनस बात, क्योंकि आपको अर्नब से नफरत है, वो कर भी दे। लेकिन कल को जब वो राइट विंग कैंपेन चलाएगा कि जी एक मुस्लिम एक्टिविस्ट ने जेएनयू में जो बात की थी वो मिसोजिनिस्ट है, और वो ट्विटर को लिखेगा, तो वो भी ट्विटर से गायब होगा, बिकॉज अगेन बिग टेक इज नॉट योर एलाई। बिग टेक विल ऑलवेज केव इनटू कैपिटलिज्म, टू स्पॉन्सरशिप्स, टू गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्विटर को जिस तरह लिखती है कि बेटा अगर इंडिया में ऑपरेट करना है, इन अकाउंट को गायब करो, वो कर देगा। तो आप उसके पीछे जा रहे हो कि बैन करो, फ्रीडम ऑफ स्पीच दो, और उनको ये पावर दे रहे हो कि भाई आपके पास ये पावर है करने की। it's the wrong strategy. Big tech is not your ally. हाँ, सही बात है, नहीं होगा वो एलाइज, लेकिन एक बात ये भी है कि राइट विंग किसी को मिसोजिनिस्ट नहीं बुलाएगा। नहीं हमारे यहाँ नहीं हमारे यहाँ कोऑप्ट हो चुके हैं ये सारे जो लफ्ज है ना, मिसोजिनी, मिसोजिनिस्ट, रेसिस्ट, सेक्सिस्ट, प्रॉब्लमैटिक, हमारे यहाँ राइट विंग कोऑप्ट कर चुकी है। असद अली तूर हैं एक जर्नलिस्ट, उन पे तो केस कर दिया कि ये भाई मिसोजिनिस्ट है, क्योंकि वो एंटी गवर्नमेंट, एंटी स्टेट व्लॉग्स बनाता है, उस पर केस कर दिया इस बात पर। सो हमारे यहाँ राइट विंग सारे ये आइडियाज को ऑप्ट कर चुका है और सारे दिन यही करता रहता है कि लेफ्ट पे सब लोग ऐसे। आइडियाज मत दो यार आप हमारे राइट विंग को थोड़ा सा।
सर थैंक यू, आपने वक्त दिया। एज ऑलवेज हमने सैड बातें की है। कोई आप मस्बत न्यूज, जिस तरह अली आफ्ताब जिसको कहते हैं, कोई हैप्पी थॉट्स पे हमें आज छोड़ना चाहेंगे? सर चाहता तो हूँ, लेकिन कोई हैप्पी थॉट आ नहीं रहा है, जैसे ही आता है। अच्छा मैं आपको फोन करके वो कहानी बताऊंगा ना, उससे बहुत खुश हो जाओगे आप। चले हम लोग लोगों को अलविदा करते हैं और फिर सीक्रेट कहानी सुनते हैं। अगली पॉडकास्ट पे मैं लीक कर दूंगा वो वाली कहानियां। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ना ना ना। लिसनिंग। मजाक कर रहा हूँ। ऑलराइट एवरीबॉडी, ठीक है सर भाई, खुदा हाफिज। हाफिज।